Hello students, welcome to our new lecture number 2 based on topic the p block elements। तो हमने नाइट्रोजन फैमिली के जनरल पीरियोडिक प्रॉपर्टीज अब कंप्लीट कर लिए हैं और अब चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे। और अब हमारे टॉपिक्स में है कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। तो हमें कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन हम पहले पढ़ने जा रहे हैं और कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन में हमारा पहला कंपाउंड है डाई नाइट्रोजन यानी N2। इसमें कुछ रिएक्शंस हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं वो मैं लिखता जाऊंगा, आप एनसीईआरटी भी साथ साथ देखते रहिएगा और उससे भी पढ़ते रहिएगा। एनसीईआरटी में जितनी रिएक्शनें हैं वो सारी यहाँ पर बोर्ड पे कंप्लीट रहेंगी रिएक्शनें, बल्कि एनसीईआरटी से कहीं ज्यादा नंबर ऑफ रिएक्शंस हम लोग लिखेंगे। और क्योंकि वो सारी रिएक्शंस इंपॉर्टेंट हैं तो सिर्फ एनसीईआरटी में जितनी रिएक्शंस लिखी हैं इतने से भला नहीं होने वाला है, तो इससे थोड़ी सी ज्यादा रिएक्शंस अपने को पढ़नी रहेंगी ताकि किसी भी टाइप का अगर अनइंपॉर्टेंट टाइप का भी पेपर आए तो उसे भी हम डील कर सकें। ओके, तो चलते हैं, अपना पहला टॉपिक है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में। तो डाई नाइट्रोजन N2 गैस, तो ये छोटा सा ये इंट्रोडक्शन है, तो ये इंट्रोडक्शन देखते जाएंगे और इसको नोट भी करते जाएंगे आप साथ साथ। ओके, तो सबसे पहला है डिस्कवर्ड बाय, नाइट्रोजन गैस की डिस्कवरी किसने की? तो नाइट्रोजन गैस की डिस्कवरी की डैनियल रदरफोर्ड। हालांकि ये सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पूछा जाता है कि डिस्कवरी किसने की, बट अब नोट्स हम अपने बना रहे हैं तो थोड़ा बेटर तरीके से बना ले तो ज्यादा अच्छा है। ओके, तो डिस्कवर्ड बाय डैनियल रदरफोर्ड। फिजिकल स्टेट, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, ये सारी चीजें आपके काम आएंगी। तो फिजिकल स्टेट नाइट्रोजन हम सब जानते हैं गैस, और नाइट्रोजन गैस कैसी होती है? कलरलेस होती है और ऑर्डरलेस होती है और टेस्टलेस होती है और नॉन पॉइजनस होती है। तो देखिए एक ही लाइन में आप ये सारी चीजें याद रख सकते हो। डैनियल रदरफोर्ड तो साइंटिस्ट का नाम है, गैस है, कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, टेस्टलेस है, पॉइजनस गैस है। और वाटर में इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत ही कम है क्योंकि गैस है, अपने आप तो नहीं घुलेगी, तो गैस की सॉल्युबिलिटी वाटर में बहुत ही कम है। ओके, तो यहां तक नोट कर लेंगे जल्दी से। एंड टेस्टलेस एंड पॉइजनस, नॉन पॉइजनस गैस, नॉन पॉइजनस गैस। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको भी आप मेंशन कर लेंगे यही इंट्रोडक्शन में। देखिए कोई भी कंपाउंड हो, अब हम पी ब्लॉक में या डी ब्लॉक में कोई भी कंपाउंड पढ़ेंगे तो किसी भी कंपाउंड को समझने का तरीका क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले हम उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज वो सबको इंट्रोडक्शन में यूज कर लेंगे। फिर एक हेडिंग हम यूज करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशंस हैं हम उसमें उसको यूज कर लेंगे। और उसके बाद हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज, और लास्ट पॉइंट रहेगा यूजेस। तो कुछ मैं आपके लिए भी होमवर्क रख रहा हूं, यूजेस जितने भी कंपाउंड्स के हैं ये आपको एनसीईआरटी से देखकर खुद लिखना है। तो मैं यहां पर इंट्रोडक्शन बताऊंगा, फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताऊंगा और केमिकल प्रॉपर्टीज बताऊंगा, और कोई अगर इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट होगा तो हम उसको भी डील करेंगे। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों को कंपाउंड्स की स्टडी करनी है। और फैमिली में, नाइट्रोजन फैमिली में जैसे हम लोगों ने जनरल पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की स्टडी की, ठीक इसी तरीके से ऑक्सीजन फैमिली और हैलोजन फैमिली की भी स्टडी करेंगे। तो चलिए, इंट्रोडक्शन आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब ये पॉइंट्स मैं बोलता जा रहा हूं, इनको समझते भी जाएंगे और लिखते भी जाएंगे। तो अगला पॉइंट लिख लेंगे, नाइट्रोजन गैस इज अनरिएक्टिव एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। ऑर्डिनरी यानी नॉर्मल टेम्परेचर पे नाइट्रोजन गैस रिएक्टिव नहीं होती। इट इज नाइदर बर्न नॉर सपोर्ट कंबशन, ना ये बर्न होगी ना ये कंबशन में सपोर्ट करेगी। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, कॉमर्शियली N2 इज प्रिपेयर्ड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। N2 इज प्रिपेयर्ड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। कॉमर्शियल मतलब लार्ज स्केल पे, तो लार्ज स्केल पे नाइट्रोजन गैस कैसे फॉर्म की जाती है? बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जाती है। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम किसका करते हैं? लिक्विड एयर का। और लिक्विड एयर में मेनली क्या होता है? तो लिक्विड एयर में लिक्विड नाइट्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन होता है। ओके, और क्योंकि इनके बीपी का डिफरेंस थोड़ा ही होता है, यानी 10 to 40 के बीच में होता है, तो हम क्या यूज करेंगे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। किन्हीं भी दो लिक्विड के बीच अगर बॉइलिंग पॉइंट का 10 to 40 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आता है तो हम वहां पर हमेशा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज करेंगे। तो ये पॉइंट अब आप लिख लेंगे, मैं बोलता जा रहा हूं। कॉमर्शियली N2 इज प्रिपेयर्ड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर। लिक्विड एयर मेनली कंटेन्स लिक्विड नाइट्रोजन and liquid oxygen O2 which differ in their BP, boiling point। BP का मतलब boiling point। so fractional distillation is used। okay, अगले पॉइंट पे आते हैं, लास्ट पॉइंट पे।
द कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, एक टर्म होता है फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। तो ये फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन क्या होता है? तो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन का कन्वर्जन अगर हम यूजफुल कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं तो इसी को बोलते हैं फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। तो जरा एक बार देख भी लीजिए क्या लिखा है यहां पर, द कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू यूजफुल कंपाउंड्स इज कॉल्ड फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। तो ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। ओके, अब आ जाते हैं हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे। तो चलिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहला नाइट्रोजन गैस बनाने का लैब मेथड क्या होता है? तो नाइट्रोजन गैस लैब में कैसे बनाई जाती है? इसके लिए अपने अमोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन और NaNO2 का सॉल्यूशन। अमोनियम क्लोराइड और NaNO2 आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? NaCl, वाटर और N2। यहां पर एक नोट करके इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेंगे, स्मॉल अमाउंट ऑफ NO, इस पूरे प्रोसेस में NO और HNO3 भी मिलता है। इस पूरे प्रोसेस में लाइटर परसेंटेज होता है लेकिन माइनर परसेंटेज होता है, इसलिए मैंने स्मॉल अमाउंट लिखा भी हुआ है। स्मॉल अमाउंट ऑफ NO एंड HNO3 आर आल्सो फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन। नाइट्रोजन गैस जो बनी है वो इंप्योर है, उसको प्यूरिफाई कैसे करेंगे? तो नाइट्रोजन गैस इज प्यूरिफाइड बाय पासिंग एक्वस H2SO4। नाइट्रोजन गैस is purified by passing aqueous H2SO4 solution पास करेंगे और उस aqueous H2SO4 solution में पोटेशियम डाइक्रोमेट भी होना चाहिए, यानी K2Cr2O7 भी होना चाहिए। तो उससे नाइट्रोजन गैस को हम प्यूरिफाई कर लेंगे। तो ये था हमारा पहला मेथड। सेकंड मेथड पे चलते हैं, अमोनियम डाइक्रोमेट से अपने को नाइट्रोजन गैस चाहिए। तो अमोनियम डाइक्रोमेट NH4 जैसे आप K2Cr2O7 बोलते हो पोटेशियम डाइक्रोमेट, वैसे ही NH4 को बोलोगे अमोनियम डाइक्रोमेट। तो अगर आप अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट कर देंगे तो डायरेक्टली आपको N2 मिल जाएगी। तो यहां देखिए हीट करेंगे तो N2 मिलेगा, वाटर मिलेगा और Cr2O3 मिलेगा। ये ग्रीन कलर का कंपाउंड होता है Cr2O3। इसको एक बार बैलेंस करके भी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है तो N2, क्रोमियम 2 है तो Cr2 और हाइड्रोजन कितने हैं 8, तो 4 2 जा 8 और ऑक्सीजन कितने हैं टोटल 7, तो 4 और 3 7। तो ये रिएक्शन बैलेंस है। ओके, Cr2O3 का नेचर कैसा होता है? तो Cr2O3 कैसा होता है? एम्फोटेरिक। इसी तरीके से CrO, ये एडिशनल में इंफॉर्मेशन है, 16 या 17 में पूछा भी जा चुका है CrO का नेचर कैसा होता है, इसीलिए मैंने आपको साथ में लिखवा दिया। तो क्रोमियम के ऑक्साइड देख लीजिए, तीनों तरीके के नेचर शो करते हैं, एसिडिक भी है ना, बेसिक भी और एम्फोटेरिक भी। Cr2O3 कैसा होता है? एम्फोटेरिक। CrO कैसा होता है? बेसिक। और CrO3 कैसा होता है? एसिडिक। तो यहां तक पहले आप नोट कर लेंगे। अब चलते हैं थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन बाय अमोनिया। तो अब हमें अमोनिया से अपने को N2 बनाना है। तो अमोनिया से N2 बनाने का एक तो सबसे आसान तरीका है कि अमोनिया आप एक्सेस में लो और उसकी रिएक्शन क्लोरीन से करा दो। अमोनिया एक्सेस में लेकर उसकी रिएक्शन आपको किससे करानी है? क्लोरीन से करानी है। ऐसा करने पर अमोनियम क्लोराइड मिल जाएगा और N2 गैस मिल जाएगी। दूसरा तरीका है कि अमोनिया गैस की रिएक्शन आप कॉपर ऑक्साइड से करा दो। रेड हॉट कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन अमोनिया से करा दो। तो रेड हॉट कॉपर ऑक्साइड और अमोनिया के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? N2 वाटर और कॉपर मेटल अलग हो जाएगा। तो कॉपर अलग हो जाएगा, वाटर बन जाएगा और N2 साथ में बन जाएगा। तो ये हो गया थर्ड मेथड बाय अमोनिया। अब आते हैं फोर्थ मेथड में बाय एजाइड आयन। यानी एजाइड आयन क्या होता है? एजाइड आयन हम N3 माइनस, जैसे N3 माइनस होता है तो इसको नाइट्राइड आयन कहते हैं। और ये एजाइड आयन है और N के ऊपर 3 माइनस, N3 माइनस को क्या बोलते हैं? नाइट्राइड आयन। और N3 माइनस को बोलेंगे एजाइड आयन। तो एजाइड आयन की रिएक्शन, अब एजाइड आयन के साथ आप कोई मेटल यूज कर लीजिए, एल्कली मेटल या एल्कलाइन अर्थ मेटल, नॉर्मली यही यूज होंगे। तो एल्कली या एल्कलाइन अर्थ मेटल ऑफ एजाइड की अगर रिएक्शन क्या करनी है? आपको सिर्फ हीट करना है। तो अगर मेटल के एजाइड को अगर आप हीट करेंगे तो मेटल अलग हो जाएगा और नाइट्रोजन गैस अलग हो जाएगी। तो जैसे सोडियम एजाइड Na(N3) को आपने हीट किया तो क्या बन गया? सोडियम मेटल अलग हो गया और N2 अलग हो गया। ये हाई टेम्परेचर पे ही होगा ऐसा। इसी तरीके से बेरियम एजाइड, तो बेरियम एजाइड को हीट करेंगे तो बेरियम अलग हो जाएगा और N2 अलग हो जाएगा। तो ये है 4 मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर नाइट्रोजन गैस। इसमें से इंपॉर्टेंट की अगर मैं बात करूं तो ये वाला इंपॉर्टेंट है,
ये वाला इंपॉर्टेंट है। लैब मेथड थोड़ा बहुत देख सकते हैं आप, ये भी इंपॉर्टेंट कहूंगा। इसमें ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बल्कि इसको मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलना चाहिए क्योंकि मैंने ये पॉइंट का भी यूज कर रखा है। ओके, तो ये चीजें ध्यान रखनी है आपको। और ये तो खैर अमोनिया की रिएक्शंस में भी आएगा, तो अभी वहां पर देखेंगे हैलोजेंस के साथ अमोनिया की रिएक्शन। तो यहां तक पहले आप नोट कर लेंगे। और अब अपने को चलना है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन पे। तो ये नाइट्रोजन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन थे, अब मैं लिखने जा रहा हूं केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग की तरफ, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में पहला है विद इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। तो हम देखते हैं नाइट्रोजन की रिएक्शन अगर हम मेटल के साथ कराते हैं तो क्या होता है। जैसे कि लिथियम की रिएक्शन अगर मैं नाइट्रोजन के साथ करा दूं तो एल्कली मेटल में और कोई नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करता, लेकिन लिथियम रिएक्ट करता है और कंपाउंड बनता है Li3N, लिथियम नाइट्राइड। इसका नाम है लिथियम नाइट्राइड। आप साथ साथ लिखते रहेंगे Li3N। चलिए इसको बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस कैसे होगा, यहां पर देखिए N2 है और यहां Li3N बनाया है, तो Li3N। और ये कैसे होता है ये सब आपको पता होगा, क्रिस क्रॉस की मदद से आता है। यहाँ 1 है तो ये 1 इस पे जाएगा, +1 चार्ज, और ये 3 माइनस यहाँ आएगा। ये सब खैर आपने 9th 10th में पढ़ा होगा, तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर Li कितने हैं 3, और यहाँ पर कितना है 1 और N2, तो यहाँ पर आप 2 लगा लीजिए, तो ये N कितने हो गए 2, और यहाँ पर 6 Li यूज कर लीजिए। ओके, इसी तरीके से और भी मेटल्स हैं, जैसे मैग्नीशियम की रिएक्शन अगर आप नाइट्रोजन से करते हैं, एल्यूमिनियम की रिएक्शन अगर आप नाइट्रोजन से करते हैं, तो मैग्नीशियम के साथ क्या बन जाएगा Mg3N2, और एल्यूमिनियम के साथ क्या बन जाएगा Al। चलिए इसको जल्दी से बैलेंस करेंगे। इसका नाम है मैग्नीशियम नाइट्राइड और इसका नाम है एल्यूमिनियम नाइट्राइड। तो जैसे लिथियम नाइट्राइड वैसे ही मैग्नीशियम नाइट्राइड, वैसे ही एल्यूमिनियम नाइट्राइड। ओके, चलिए रिएक्शन को बैलेंस करिए। तो N2 है और मैग्नीशियम कितना है यहाँ 3, तो ये तो सिंपल ऐसे ही बैलेंस हो गई। और Al लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो 2Al ले लीजिए, तो यहाँ पर बन जाएगा 2Al। ओके, एल्यूमिनियम नाइट्राइड। तो सेकंड मेथड पे आते हैं विद O2, ऑक्सीजन गैस के साथ अगर मैं नाइट्रोजन N2 की रिएक्शन करूं तो N2 प्लस O2, और कहां पर करेंगे इन एन इलेक्ट्रिक आर्क। तो एक इलेक्ट्रिक आर्क भी ले लेंगे। इलेक्ट्रिक आर्क यानी इलेक्ट्रिक आर्क का मतलब ही हो गया 1000 केल्विन से तो ज्यादा ही टेम्परेचर होगा। N2 और O2 मिलकर क्या बनाएंगे 2NO। इसको बोलते हैं हम नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड आज अभी आप लोगों ने थोड़ी देर पहले ये भी पढ़ा होगा नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में भी आपको बताया गया था कि ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होता है, इसका स्ट्रक्चर भी बनाया था हम लोगों ने, है ना। तो थर्ड पे आते हैं, थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी विद हाइड्रोजन H2 के साथ रिएक्शन करते हैं। तो N2 की रिएक्शन H2 के साथ, ये तो आपको पता ही होगा, N2 प्लस 3H2 गिव्स अ 2NH3 अमोनिया। और ये कैसा प्रोसेस होता है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब अमोनिया का मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रहे होंगे। इसको हैबर प्रोसेस कहते हैं। और जैसा कि आपको पता है आयरन पाउडर यहाँ पर कैटलिस्ट की तरह काम करता है और मॉलिबेडेनम यहाँ पर प्रमोटर की तरह काम करता है, एक्ट एज अ प्रमोटर। आयरन पाउडर एक्ट एज अ कैटलिस्ट। हालांकि आज की डेट में अब ये यूज नहीं करते हैं, यहाँ पर K2O और Al2O3 का मिक्सचर भी लेते हैं। तो मैं डिटेल में आपको बताऊंगा इसमें लीच एटलियर प्रिंसिपल यूज करके जब हम अमोनिया में आएंगे। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, फोर्थ नंबर केमिकल प्रॉपर्टीज पे आते हैं। फोर्थ नंबर की केमिकल प्रॉपर्टी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फोर्थ नंबर पे आते हैं विद Al2O3, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है Al2O3 एंड कैल्शियम कार्बाइड। तो विद Al2O3 एंड कैल्शियम कार्बाइड। तो विद Al2O3 पहले समझते हैं। तो N2 की रिएक्शन Al2O3 के साथ करेंगे, साथ में हम कोक भी लेंगे, कार्बन। तो कोक भी लेंगे, कार्बन भी लेंगे, तो क्या होगा, यहां पर बनेगा ALN, एल्यूमिनियम नाइट्राइड बनेगा ALN, और साथ में O और C आपस में मिलकर CO बनाएंगे। चलिए इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। 2Al और 2N से 2ALN बन जाएगा। ओके, और यहाँ 3O है तो 3C ले लेंगे तो 3CO बन जाएगा। तो एल्यूमिनियम नाइट्राइड ऐसे भी बनता है और एल्यूमिनियम नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली रिएक्ट होकर भी बनता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं फिफ्थ, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विद कैल्शियम कार्बाइड।
विद कैल्शियम कार्बाइड। तो देखिए N2 की रिएक्शन हम कर रहे हैं कैल्शियम कार्बाइड से, और इससे क्या बनेगा, N2 की रिएक्शन कैल्शियम कार्बाइड से। अच्छा यहां पर आप टेम्परेचर जरूर लिख लीजिएगा, 1800 केल्विन के आसपास होता है, और यहां पर टेम्परेचर रहता है 1300 केल्विन के आसपास। नॉर्मली ऐसे तो रिएक्ट नहीं करेगा। तो N2 और कैल्शियम कार्बाइड की अगर रिएक्शन कराते हैं 1300 केल्विन पे, तो एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनता है CaCN2 प्लस C। मैंने बिल्कुल सही लिखा है, और आप ज्यादा सही करने के चक्कर में इसको गलत मत कर देना, ये Cn में ब्रैकेट ना लगा देना। ये साइनाइड नहीं है बल्कि CaCN2 है, तो एक कैल्शियम, एक कार्बन और दो नाइट्रोजन। ओके, तो इसको बोलते हैं कैल्शियम साइनामाइड। कैल्शियम साइनामाइड, मैं फिर से यहां नाम लिख दे रहा हूं इसका, कैल्शियम साइनामाइड। और CaCN2 प्लस C, इस पूरे मिक्सचर को बोलते हैं नाइट्रोलिम। अगर आपको दिख ना रहा हो तो मैं बोलता जा रहा हूं, लिखते जाइए, नाइट्रोलिम, NITROLIM, नाइट्रोलिम। और ये नाइट्रोलिम किस काम आता है, तो नाइट्रोलिम इज यूज्ड एज फर्टिलाइजर के काम में आता है नाइट्रोलिम। तो ये रिएक्शन और ये रिएक्शन को मैं बोलूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये दोनों रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जब हम लोग हैबर्स प्रोसेस पढ़ेंगे तो वहां पर आई जाएगी, रिएक्शन बाद में रिपीट होगी। ओके, मेटल के साथ तो हम सब जानते हैं मेटल नाइट्राइड बनाएगा, हाँ, लेकिन अगर आपने कोई गलत मेटल यूज कर लिया तो गलत प्रोडक्ट बन जाएगा। तो एल्कली मेटल में सिर्फ लिथियम ही रिएक्ट करेगा। ओके, नोट कर लेंगे यहां तक। और इसके बाद हेडिंग डाल देंगे यूजेस ऑफ डाई नाइट्रोजन। तो यूजेस ऑफ डाई नाइट्रोजन आपको एनसीईआरटी से देखकर लिखने हैं। ओके, तो ये कंप्लीट हुआ हमारा ये पहला कंपाउंड डाई नाइट्रोजन। तो चलते हैं अपने अगले कंपाउंड की तरफ, और अगला कंपाउंड है हमारा अमोनिया। तो चलिए अमोनिया लिख लेते हैं। तो हेडिंग डाल देंगे अमोनिया। इंट्रोडक्शन, फिर से बिल्कुल वैसे ही सब कुछ पढ़ना है, जैसे नाइट्रोजन पढ़ा वैसे ही अमोनिया, इसके बाद नाइट्रिक एसिड, वैसे ही पढ़ते जाएंगे। तो पहला है फिजिकल स्टेट। तो अमोनिया की फिजिकल स्टेट कैसी होती है, गैस, कलर, कलरलेस, सॉल्युबिलिटी हाईली सॉल्युबल इन वाटर। अमोनिया गैस इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। यहां पर इसका आपको रीजन भी जानना चाहिए, इसका रीजन लिख लेंगे ड्यू टू H बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से अमोनिया हाईली सॉल्युबल है वाटर में। ओके, नाइट्रोजन नहीं थी। ऑर्डर, पंजेंट ऑर्डर। अमोनिया का ऑर्डर पंजेंट होता है। जैसे ही आप अमोनिया वाली बॉटल का कॉर्क ओपन करेंगे तो आपको टीयरिंग सेंसेशन आएगा, आंखों में जलन मचने लगेगी। तो इस तरीके का पंजेंट ऑर्डर होता है, और बर्निंग सेंसेशन या टीयरिंग सेंसेशन जैसा फील होगा। ओके, मेल्टिंग पॉइंट 197.4 केल्विन एंड बॉइलिंग पॉइंट 239.7 केल्विन। ये याद करने की कोई जरूरत नहीं है आपको, ये सिर्फ मैंने आपको इंट्रो के तौर पे लिख दिया। ओके, और वैसे भी हम लोगों ने हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन में पढ़ा था, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर कंपेयर किया था। तो ज्यादा से ज्यादा चीजें क्या आएंगी, NH3PH3 ASH3 SbH3 का बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करना, उसका ऑर्डर आप ऑलरेडी जानते हो विद रीजन। तो आपको ये डेटा याद करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कहीं पर भी ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं आपसे कि आपको कभी भी एनसीईआरटी में दिया हुआ डेटा या जो वैल्यू मैं बता रहा हूं वो आपको रटना है, ऐसा कुछ भी आपको याद नहीं करना, सिर्फ डेटा आपके कंपैरिजन के काम आएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं स्ट्रक्चर। तो अमोनिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है, अमोनिया में नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन, अमोनिया की हाइब्रिडाइजेशन होती ही नहीं है। अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है, नोट कर लेंगे। शेप पिरामिडल होता है और ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है। यहां पर अगर आपको केमिकल बॉन्डिंग का थोड़ा आइडिया हो तो ज्योमेट्री और शेप दोनों अलग अलग चीजें हो जाएंगी अगर लोन पेयर आ जाएगा तो। अगर लोन पेयर नहीं है तो जो ज्योमेट्री है वही शेप है, लेकिन अगर लोन पेयर है तो शेप जैसे पिरामिडल है, लेकिन ज्योमेट्री लोन पेयर से ज्योमेट्री में फर्क नहीं पड़ता, तो ज्योमेट्री अभी भी टेट्राहेड्रल रहेगी। और ये जो बॉन्ड एंगल आप देख रहे हैं HNH के बीच में, ये अप्रोक्सीमेटली 107 डिग्री होता है। इसी 107 डिग्री से ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन आता है, तो इसको जल्दी से नोट कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम देखेंगे सबसे पहला लैब मेथड। लैब में अमोनिया कैसे बनाई जा सकती है, तो लैब में अमोनिया बनाने का तरीका, यहां पर अगर आप ध्यान
ध्यान दें तो अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन बेस के साथ कर रहे हैं। तो आप किसी भी NaOH या CaOH होल्ड ट्वाइस इन सभी बेस के साथ NH4Cl की रिएक्शन अगर कराते हैं, अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन कराते हैं, तो आपको अमोनिया मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे। अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन अगर मैं NaOH से कराऊंगा तो NaCl का सॉल्ट मिल जाएगा, NaCl का सॉल्ट मिल जाएगा, साथ में अमोनिया प्लस वाटर यानी अमोनिया सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर से यहां पर देखते हैं अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन अगर मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराऊंगा तो क्या होगा, फिर से ये कैल्शियम क्लोराइड बना देगा, इसको आप मार्क करते जाइए, ये कैल्शियम क्लोराइड बना देगा, ये सोडियम क्लोराइड बना देगा, और फिर क्या बचेगा NH4OH। NH4OH का मतलब अमोनिया सॉल्यूशन, जिसको मैं अमोनिया और वाटर के फॉर्म में ब्रेक करके भी लिख सकता हूं। ओके, नाइट्राइड की हाइड्रोलिसिस से भी ये अमोनिया बनता है, तो मैग्नीशियम नाइट्राइड की हाइड्रोलिसिस अगर आप कर देंगे तो इससे भी आपको अमोनिया फॉर्म होगा और मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड अलग बन जाएगा। तो ये तो हो गया पहला लैब मेथड। ओके, नेक्स्ट आते हैं सेकंड मेथड है हमारा यूरिया से कैसे बनाएंगे अमोनिया। तो यूरिया और वाटर को मिक्स करेंगे, यूरिया और वाटर रिएक्ट करके क्या बनाएगा, अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम कार्बोनेट, और अमोनियम कार्बोनेट फर्दर डिकम्पोज होगा अमोनिया वाटर और CO2 में। तो अमोनियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करेंगे तो ये डिकम्पोज होगा अमोनिया वाटर और CO2 में। तो ये रहा हमारा अमोनिया कंपाउंड। ओके, थर्ड और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस, जैसा कि मैंने आपसे कहा भी था नाइट्रोजन पढ़ाते वक्त कि जब हम लोग अमोनिया पढ़ रहे होंगे तो हैबर प्रोसेस में हम लोग अमोनिया का फॉर्मेशन अच्छे से देखेंगे। तो अब हैबर्स प्रोसेस अपने को लिखना है, तो हेडिंग डाल देंगे आप हैबर्स प्रोसेस, और यहां पर देखेंगे हैबर्स प्रोसेस में N2 + 3H2 मिलकर 2H3 बताता है। ये तो मैं आपको नाइट्रोजन में ही पढ़ा चुका था। आयरन कैटलिस्ट की तरह काम करता है और मॉलिब्डेनम प्रमोटर की तरह काम करता है, लेकिन ये बहुत ही पहले टाइम पे यूज किया करते थे। आयरन पाउडर, फाइन आयरन पाउडर लेते थे एज अ कैटलिस्ट और मॉलिब्डेनम लेते थे एज अ प्रमोटर। बट आज की डेट में क्या होता है, आज की डेट में हम आयरन का ऑक्साइड लेते हैं और साथ में लिटिल अमाउंट में K2O पोटेशियम सुपर ऑक्साइड और Al2O3 का मिक्सचर लेते हैं। तो यहां पर देखिए मैंने लिखा भी हुआ है आयरन ऑक्साइड प्लस लिटिल अमाउंट में K2O प्लस Al2O3 लेते हैं। ओके, तो ये आज की डेट में यूज करते हैं और एनसीईआरटी में भी ये दिया हुआ है, और आयरन और मॉलिब्डेनम बहुत ही पुराना हो गया है, तो आप दोनों ही लिख सकते हैं। इससे बन जाएगा अमोनिया। डेल्टा H नेगेटिव आ रहा है, वैल्यू आपको फिर याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आप सिर्फ लिख लो नेगेटिव। अगर आपको डेटा लिखने में तकलीफ हो रही है तो आप सीधा सीधा नेगेटिव लिख लो, डेल्टा H नेगेटिव। तो डेल्टा H नेगेटिव का मतलब है एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो यहां तक नोट कर लेंगे आप जल्दी से पहले, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ओके, तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गया। अब बात करते हैं कि टेम्परेचर और प्रेशर क्या लिया गया होगा। अब प्लांट की बात करते हैं, वर्किंग इन द प्लांट। तो वर्किंग इन द प्लांट क्या है, टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली 700 केल्विन लिया जा रहा है और प्रेशर यहां पर बहुत ज्यादा लिया जा रहा है, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इतने हाई प्रेशर का अपने को करना क्या है, तो जरा आप ये इंडस्ट्रियल डायग्राम अगर आप देखेंगे, फ्लो शीट के फॉर्म में मैंने बना रखा है वर्किंग इन द प्लांट, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इतना हाई प्रेशर क्यों लिया जा रहा है। पहली चीज तो नाइट्रोजन भी गैस है और हाइड्रोजन भी गैस है, ऐसे आप मिलाएंगे तो क्या अमोनिया बनेगा, तो कभी नहीं बनेगा। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिक्स करने के लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग कंप्रेशर की जरूरत पड़ने वाली है, और स्ट्रॉन्ग कंप्रेशर में जब प्रेशर ज्यादा होगा तभी वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जैसी गैसों को क्या कर पाएगा, कंप्रेस कर पाएगा और मिक्स करके अमोनिया बना पाएगा। तो चलते हैं वर्किंग इन द प्लांट पे। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को हम यहां से पास करेंगे, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस कंप्रेसर में जाएंगे और आपस में मिक्स होंगे। तो हाई प्रेशर में आपस में क्या करना है, अपने को मिक्स करना है। जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन हाई प्रेशर पे इनको मिक्स किया जाएगा, कंप्रेसर लगा हुआ है, हाई प्रेशर 200 atm प्रेशर लगा हुआ है। ओके, तो सारी की सारी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस कंप्रेस नहीं हो पाएगी, मिक्स नहीं हो पाएगी। तो जो नहीं मिक्स हो पाई, जो कंप्रेस नहीं हो पाई, उन गैसेस को हम पास कर देंगे सक्शन पंप की तरफ। सक्शन पंप लगा हुआ है तो सक्शन पंप क्या करेगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जैसी गैसेस को अपनी तरफ खींच लेगा। ओके, अब बात करते हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को पास करते हैं, फिर हम जो कंप्रेस हो गई वो सारी की सारी गैस हम पास कर देंगे कैटालिटिक टावर में। और कैटालिटिक टावर में आप जानते ही हो क्या होगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस इस कैटलिस्ट के साथ मिलकर क्या बनाएगा, अमोनिया बनाएगा। और यहां पर आप देख
सकते हैं कि सक्शन पंप जो लगा हुआ है, यहां पर सक्शन पंप भी क्या कर रहा होगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को अपनी तरफ खींच के और उन गैसेस को पास करेगा कैटालिटिक टावर में। तो यहां से भी आपका नाइट्रोजन हाइड्रोजन जैसी गैसेस को हम पास करेंगे, ओके। और ये कंप्रेस्ड होके पास हो रही हैं, तो इन गैसेस को हम पास करेंगे कैटालिटिक टावर में। अब जो कैटालिटिक टावर ने अमोनिया बना दिया, अपने को गैसियस फॉर्म में नहीं चाहिए, क्योंकि हम अमोनिया गैस के फॉर्म में स्टोर नहीं कर पाएंगे। तो देखिए कैटालिटिक टावर में बगल में रिसीवर लगा हुआ है और यहां से यहां के बीच में स्पाइरल ट्यूब का यूज करते हैं। ये स्पाइरल ट्यूब कुछ इस तरीके की होती है, स्पाइरल ट्यूब। तो ये स्पाइरल ट्यूब ऐसे क्यों बनी है, जिगजैग टाइप में? तो स्पाइरल ट्यूब जिगजैग टाइप में इसलिए बनी है ताकि इसमें अमोनिया गैस को ज्यादा से ज्यादा टाइम लगे और वो कूलेंट भी इसमें भरा होगा, जिस वजह से अमोनिया गैस को हम कूल कर पाएंगे और ये अमोनिया गैस कूल होकर क्या बन पाएगी, लिक्विड के फॉर्म में। आप सोचिए अगर सीधी ऐसी ट्यूब लगा देंगे तो बहुत कम टाइम में अमोनिया गैस इस रिसीवर में जाएगी, तो हमें ज्यादा से ज्यादा अमोनिया लिक्विड फॉर्म में नहीं मिलेगी। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लिक्विड अमोनिया पाने के लिए स्पाइरल ट्यूब का यूज करते हैं। तो यहां से यहां के बीच में स्पाइरल, मैं इसे बना देता हूं जिगजैग फॉर्म में, तो स्पाइरल ट्यूब का यूज करते हैं जिससे लिक्विड अमोनिया कलेक्ट होती है। अभी भी आपको 100% लिक्विड अमोनिया कलेक्ट होती नहीं मिलेगी, तो यहां पर 100% लिक्विड अमोनिया नहीं मिलेगी। तो जितना लिक्विड अमोनिया बनना था वो तो हमने रिसीवर में रिसीव कर लिया, और बाकी जो अमोनिया गैस है वो गैस फिर से हम सक्शन पंप के थ्रू यहां पास कर देंगे पंप में, और वो अमोनिया गैस हमें यहां पर मिलती जाएगी। तो आप कह सकते हैं कि कंप्रेस्ड N2 और H2 और अमोनिया ये सारे के सारे यहां पर जाएंगे कैटालिटिक टावर में, और फिर से ये अमोनिया बनाकर लिक्विड फॉर्म में यहां आ जाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा वर्किंग इन द प्लांट, इसको नोट कर लेंगे। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया के बाद चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में देखिए अमोनिया की केमिकल प्रॉपर्टीज नाइट्रोजन वाले से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें कई कई रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी है हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस की अगर मैं बात करूं कि अमोनिया और वाटर के साथ मिलकर क्या बनाता है, तो NH4OH बनाता है। तो ये वीक बेस है अमोनिया सॉल्यूशन, इसी को अमोनिया सॉल्यूशन भी कहते हैं। हीटिंग इफेक्ट पे बात करते हैं। तो अभी हम लोगों ने हैबर्स प्रोसेस में अमोनिया का फॉर्मेशन पढ़ा था, और अगर मैं अमोनिया को डिकम्पोज करूंगा तो N2 और H2 बनेगा। अब ये इलेक्ट्रिक स्पार्क एरो पे लिखा है, इसका क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रिक स्पार्क जहां कहीं पे भी लिखा होता है, इसका मतलब होता है कि सराउंडिंग के टेम्परेचर में बहुत ज्यादा चेंज ना लाया जाए। तो सराउंडिंग के टेम्परेचर में जब बहुत कम चेंज लाना होता है, मिनिमाइज चेंज लाना होता है, तो हम वहां पर हम इलेक्ट्रिक स्पार्क करते हैं। अदरवाइज सराउंडिंग में क्या होगा, टेम्परेचर में बहुत ज्यादा चेंज होगा। अगर मैं इलेक्ट्रिक स्पार्क नहीं लूंगा तो सराउंडिंग के टेम्परेचर में बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा, बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा टेम्परेचर। अगले पॉइंट पे आते हैं, अगले प्रॉपर्टी पे आते हैं, ऑक्सीडेशन। अमोनिया की रिएक्शन अगर मैं एक्सेस ऑफ O2 के साथ करा दूं, यहां पर मुझे कैटलिस्ट लेना होगा प्लैटिनम, और टेम्परेचर होगा मेरा 800 डिग्री सेल्सियस यानी 1073 केल्विन। तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, और अपना अगला टॉपिक है नाइट्रिक एसिड। वहां पर ये पहला स्टेप होगा, अमोनिया और O2 से मिलकर NO बनता है। तो यहां पर अभी सिर्फ यही स्टेप है, तो इसी को समझते हैं। अमोनिया और O2 मिलकर नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा और साथ में वाटर। लेकिन ये तब होगा जब हमें O2 एक्सेस में लेना होगा और साथ में प्लैटिनम कैटलिस्ट लेंगे, तभी NO बनेगा। अगर हम लिमिटेड अमाउंट में N2O2 लेते हैं, अमोनिया के साथ लिमिटेड अमाउंट में अगर हम O2 लेते हैं तो क्या बनेगा, N2 बनेगा और वाटर बनेगा, तब NO नहीं बनेगा, सिर्फ N2 और वाटर बनेगा। बात करते हैं अब एसिड्स के साथ। तो नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टी विद एसिड। तो विद एसिड, अमोनिया बेस है, एसिड क्या है? तो एसिड में कोई भी अगर हम मिनरल एसिड ले लेंगे और उसकी रिएक्शन अमोनिया नाम के बेस से कर देंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट। एसिड और बेस मिलकर क्या बनाएंगे, सॉल्ट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है फिफ्थ प्रॉपर्टी। अब ये देखिए, यहां तक तो सब सिंपल प्रॉपर्टीज थी। ये एक बोल सकते हो आपकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसमें NO का फॉर्मेशन हो रहा है, और कोई खास प्रॉपर्टी नहीं है, सबको पता है एसिड बेस मिलके सॉल्ट बनेगा। लेकिन इधर की केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हैलोजेंस की अगर मैं बात करूं, ये केमिकल प्रॉपर्टी आपको फिर से रिपीट देखने को मिलेगी जब हम लोग हैलोजेंस पढ़ रहे होंगे, तो ये सब फिर आएंगी।
ठीक है, तो यहीं पर हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। अगर अमोनिया की रिएक्शन हैलोजन से कराई जाए तो अमोनिया फ्लोरीन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, अमोनिया सिर्फ हैलोजेंस में क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के साथ रिएक्ट करेगा। तो अमोनिया की रिएक्शन अगर मैं क्लोरीन से कराता हूं तो यहां पर देखिए दो अलग अलग कैटेगरी चल रही है। एक केस वो है जिसमें अमोनिया एक्सेस में लिया जा रहा है और एक केस वो है जिसमें हैलोजन एक्सेस में लिया जा रहा है। तो पहले केस की बात करते हैं कि अमोनिया प्लस क्लोरीन जिसमें अमोनिया एक्सेस में है, तो क्या होगा, N2 गैस बनेगा और NH4Cl आएगा। और अगर क्लोरीन एक्सेस में हो जाएगा तो क्या बनने लगेगा, तो फिर क्लोरीन एक्सेस होने पर NCl3 बनाएगा जो कि एक एक्सप्लोसिव कंपाउंड होगा और साथ में HCl। इसी तरीके से इन द सेम मैनर वो ब्रोमीन के साथ भी रिएक्ट करेगा। तो अमोनिया एक्सेस में लिया और ब्रोमीन ले लिया हमने साथ में, तो जैसे वहां N2 बना था यहां पर भी N2 बन जाएगा, वहां NH4Cl बना था तो यहां पर NH4Br बन जाएगा। और अगर मैंने ब्रोमीन एक्सेस में ले लिया तो NBr3 और HBr, NBr3 नॉन एक्सप्लोसिव, ये याद रखिएगा नॉन एक्सप्लोसिव होता है। ओके, अब बात करते हैं आयोडीन के साथ अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा। तो अगर अमोनिया एक्सेस में होगा तो वैसे ही चलेगा। हम बात करते हैं हैलोजन जब एक्सेस में होगा तब क्या होगा। तो जब हैलोजन एक्सेस में होगा तो देखिए अमोनिया और I2 उसी मैनर में बनाते हैं जिसमें कि हैलोजन एक्सेस में है। तो जैसे यहाँ NCl3 NBr3 बना वैसे ही यहाँ NI3 बन जाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई, साथ में बना HI और HI एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है HCl और HBr के कंपैरेटिवली, तो वो रिएक्शन को रिवर्सिबल भी बना देगा। खैर यहाँ पर जितना अमाउंट NI3 का आया होगा वो और NH3 आपस में मिलकर एक एडप्ट कंपाउंड बनाएंगे, NH3 से रिप्रेजेंट करेंगे और इस कंपाउंड का नाम है अमोनिएटेड नाइट्रोजन आयोडाइड। अमोनिएटेड नाइट्रोजन आयोडाइड और ये एक एक्सप्लोसिव की तरह काम करता है। तो NCl3 एक्सप्लोसिव है लेकिन NBr3 नहीं है और NI3 NH3 के साथ मिलकर एक्सप्लोसिव है। ओके, तो नेक्स्ट आते हैं अमोनिया सॉल्यूशन की रिएक्शन अगर मैं कुछ सॉल्ट के साथ करा दूं, तो कुछ सॉल्ट ये लिस्टेड हैं और अगर इनके साथ ये रिएक्शन करा दूं तो FeCl3 यानी कि फेरिक क्लोराइड, तो फेरिक क्लोराइड की रिएक्शन मैं करा रहा हूं NH4OH से, तो ये क्या बनेगा, फेरिक हाइड्रोक्साइड और साथ में अमोनियम क्लोराइड। CrCl3 की रिएक्शन अगर मैं NH4OH से कराऊंगा तो CrOH होल थ्राइस और साथ में NH4Cl सेम मैनर में बनते जाएंगे। कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कराऊंगा अमोनिया सॉल्यूशन की तो कॉपर का हाइड्रोक्साइड और साथ में अमोनियम सल्फेट। अगर सॉल्ट में सल्फेट है तो अमोनियम सल्फेट, अगर सॉल्ट में क्लोराइड है तो साथ में अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट है अगर जिंक सल्फेट की रिएक्शन अमोनिया सॉल्यूशन के साथ कराऊंगा तो जिंक हाइड्रोक्साइड बनेगा और साथ में अमोनियम सल्फेट बनेगा। यहां पर जिंक हाइड्रोक्साइड ये सब प्रेसिपिटेट बनाएंगे और जिंक हाइड्रोक्साइड का व्हाइट पीपीटी होता है, आप नोट कर लेंगे। जिंक हाइड्रोक्साइड का व्हाइट पीपीटी होता है, कॉपर का ब्लू होता है, क्रोमियम वाले का ग्रीन होता है और इसका ब्राउन होता है। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स, कॉपर आयन और NH4OH ये आपस में मिलकर एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेंगे। तो मुझे कॉपर मेटल से लेना देना है जो कि अपने आयनिक स्टेट में होगा यानी किसी सॉल्ट के साथ होगा, तो मुझे आयन से लेना देना है। तो वो NH3 नाम का यहां से NH3 जनरेट होगा, अमोनिया सॉल्यूशन बोलो या अमोनिया बोलो एक ही मतलब है। तो यहां अमोनिया का सॉल्यूशन है, तो अमोनिया सॉल्यूशन में अमोनिया किसकी तरह काम करेगा, लाइगेंड की तरह काम करेगा और वो लाइगेंड कॉपर आयन के साथ मिलकर एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है K2HgI4। इसको नेस्लर रिएजेंट कहते हैं, लेकिन नेस्लर रिएजेंट का फॉर्मूला K2HgI4 और साथ में KOH, इसके मिक्सचर को बोलते हैं नेस्लर रिएजेंट। ओके, तो K2HgI4 प्लस KOH को बोलते हैं नेस्लर रिएजेंट। अब इसकी रिएक्शन हम लोग अमोनिया से कराते हैं, तो रिएक्शन क्या है अपनी NH3 प्लस K2HgI4 प्लस KOH और चलिए देखते हैं क्या बनता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये जितनी भी रिएक्शंस हैं खास करके यहाँ पर जितनी एक्सेस में हैलोजेंस हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो ये पूरा सेक्शन ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट में जाएगा अपना, क्योंकि यहाँ पर कलर से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं लर्निंग वाइज। और ये कॉम्प्लेक्स, तो ये इसमें कुछ याद करने वाला नहीं है। इवन अगर आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ लोगे तो बिल्कुल सिंपल सा लगेगा आपको, है ना। तो अब आते हैं नेस्लर रिएजेंट, तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से आप याद रखिएगा इसको।
तो ये अमोनिया प्लस नेफलर रिएजेंट मिलकर क्या बनाते हैं, तो ये कंपाउंड बनाता है NH2HgOHgI। इस कंपाउंड का नाम है आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस, आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस। ओके, साथ में Ki बनेगा और O जाएगा वाटर में, तो Ki साथ में रहेगा। ओके, और 3 6, तो साथ में बन जाएगा 3 मोल H2। तो ये हो गई अपनी रिएक्शन बैलेंस। और अब आते हैं 9th नंबर की प्रॉपर्टी पे, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 9th नंबर विद डाइबोरेन यानी कि B2H6, डाइबोरेन यानी कि B2H6। तो चलिए देखते हैं, अगर मैं अमोनिया की रिएक्शन B2H6 से करा दूं डाइबोरेन, और कंडीशन मैंने ले रखी है रेड हॉट, तो क्या बनेगा, तो बनेगा Bn(X), ओके, और साथ में Bn(X) और साथ में हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो रिलीज हो जाएगा, और Bn(X), इसको बोलते हैं हम इनऑर्गेनिक बेंजीन, इनऑर्गेनिक बेंजीन। और इसका एक नाम और है इनऑर्गेनिक बेंजीन के साथ साथ बोराजॉन, बोराजॉन। इनऑर्गेनिक बेंजीन जैसे ग्रेफाइट होता है, ओके, सॉरी इनऑर्गेनिक बेंजीन गलत हो गया, इनऑर्गेनिक बेंजीन नहीं बल्कि इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। तो इससे बनेगा Bn(X) और साथ में बनेगा हाइड्रोजन, और Bn(X) को हम लोग क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। और इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट का दूसरा नाम है बोराजॉन, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट का ही दूसरा नाम है बोराजॉन। ओके, और अगर मैं अमोनिया और B2H6 को हीट करूं 450 केल्विन के आसपास, तो इससे बनेगा B3N3H6, B3N3H6। तो देखिए, इसको बैलेंस करने के लिए मुझे 3 मोल अमोनिया लेने पड़ेंगे, तो नाइट्रोजन 3 है, और बोरॉन, बोरॉन के लिए क्या करूं, तो नाइट्रोजन 3 है, तो बोरॉन यहाँ पर 3/2, यानी कि यहाँ पर मुझे कितना लेना चाहिए, यहाँ पर अगर मैं 3 लूंगा तो यहाँ मुझे कितना लेना पड़ेगा, 6 बोरॉन हो जाएंगे, तो यहाँ पर 6 नाइट्रोजन लेंगे, तो B3N3H6, H6 B3N3, तो B कितने हो गए 6 और N भी कितने हो गए 6, तो ये 2 मोल ले लेते हैं, B6 हो गए, N भी 6 हो गए, H कितने हो गए 12। तो चलिए देखते हैं, 6 3 जा 18 और 3 6 जा 18 36 हो गए, तो बाकी बचे हुए हाइड्रोजन में चले जाएंगे। तो इसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन, इनऑर्गेनिक बेंजीन, इनऑर्गेनिक बेंजीन, या फिर दूसरा नाम भी है इसका बोराजीन, बोराजोल, बोराजोल, BORAZOLE, बोराजोल, BORAZILE, बोराजीन, BORAZON, बोराजॉन। तो बोराजॉन किसे कहते हैं, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट को, बोराजीन किसे कहते हैं, इनऑर्गेनिक बेंजीन को, बोराजोल किसे कहते हैं, वो भी इनऑर्गेनिक बेंजीन को। अगर आप इनका स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं तो मैं वो भी बना देता हूं। तो चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट का। जैसे आप ग्रेफाइट में हेक्सागोनल शीट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, वैसे ही बनाइए। और अब क्या करना है, अपने को अल्टरनेटिवली B और N लगाना है। वहां पर क्या करते थे, कार्बन कार्बन ही लगाते थे, तो किसी भी जगह को कोई भी एक कॉर्नर आप पकड़ लीजिए कहीं से भी। तो ये जैसे B लगाया तो इसके बगल में N, फिर B, फिर N, फिर B, फिर N, फिर B, और ऐसे ही लगाते चले जाइए। तो इसी को बोलते हैं Bn(X). इस तरीके की हेक्सागोनल शीट लाइक स्ट्रक्चर कई सारी होंगी जो एक दूसरे के साथ वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ी होंगी, तो इसीलिए इसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। तो दूसरे पे आते हैं, पहला तो ये हो गया, सेकंड नंबर पे आते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन। तो अब देखते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन का स्ट्रक्चर। तो जैसे आप बेंजीन बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही बनाइए, अल्टरनेटिवली B और N बनाते जाइए, अल्टरनेटिवली B और N बनाते जाइए, और एक दूसरे को सिंगल बॉन्ड के थ्रू जोड़ दीजिए। ओके, बेंजीन में भी आप ऐसे ही बनाते थे कार्बन कार्बन, लेकिन वो साइक्लोहेक्सेन होता था, अब ये आ रहे हैं उस पे भी। अब क्या करिए, हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं आपको 6, तो सबको एक एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड बना दीजिए। ओके, अब आप देखिए नाइट्रोजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि नाइट्रोजन के आउटर मोशन में 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 बॉन्ड बनाने के बाद इसके पास एक लोन पेयर है, तो एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ये अपना बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है उसको दे देगा, तो नाइट्रोजन डोनर हो गया और बोरॉन एक्सेप्टर हो गया। तो आप यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं,
तो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप इस तरीके से देते जाइए इलेक्ट्रॉन, चाहे या तो क्लॉकवाइज रख लीजिए या एंटी क्लॉकवाइज रख लीजिए। इस स्ट्रक्चर को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड में डोनर की जगह पर, डोनर वाले एटम पर पॉजिटिव साइन, क्योंकि डोनर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, और एक्सेप्टर वाले पे नेगेटिव साइन अगर दे दिया जाए तो ये कोऑर्डिनेट हटा के हम सिंगल भी लिख सकते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेट इज अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, तो यहां पर मैंने इसने ये इलेक्ट्रॉन पेयर दिया, तो मैं यहां पर अलग कलर से बना दे रहा हूं इसको। तो इस तरीके से यहां पर डोनर एटम पे प्लस और एक्सेप्टर पे माइनस। अब आप यहां पर देखेंगे, यहां पर भी डोनर पे प्लस और एक्सेप्टर पे माइनस, और यहां पर भी डोनर पे प्लस और एक्सेप्टर पे माइनस। तो ये हो गया हमारा लाइक बेंजीन। तो ये हो गया इनऑर्गेनिक बेंजीन। तो आप इनऑर्गेनिक बेंजीन कहो या फिर बोराजॉन, बताए थे नाम आपको, देखिए अभी भी लिखे हैं बोराजॉन, सॉरी बोराजॉन तो उसका नाम है, बोराजोल, बोराजीन एंड बोराजोल, बोराजोल, ZOL, ओके, ZOL वाला। ये बड़ा कंफ्यूजिंग है, बोराजीन, बोराजोल, बोराजॉन। तो बोराजॉन इसका नाम है, बोराजॉन। ओके, और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप बेंजीन बनाते हैं तो इस तरीके से प्लस माइनस चार्ज आपको दिखाई नहीं देते हैं, वहां पर सिर्फ आप डीलोकलाइजेशन कराते हैं और पार्शियल चार्ज डेवलप होते हैं। जबकि यहां पर चार्ज अच्छे खासे डेवलप हो चुके हैं, क्योंकि आप डोनर एटम पे पॉजिटिव और एक्सेप्टर पे नेगेटिव दिखा रहे हैं, तो परमानेंट चार्ज डेवलप हो चुके हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ इनऑर्गेनिक बेंजीन इज मोर पोलर देन ऑर्गेनिक बेंजीन। तो ये स्टेटमेंट आप लिख भी लीजिएगा, ये स्टेटमेंट मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, इनऑर्गेनिक बेंजीन is more polar than organic benzene। और ऐसा क्यों हो रहा है? चार्ज की वजह से, क्योंकि यहां पर परमानेंट चार्जेस दिखाई दे रहे हैं, जबकि वहां पर सिर्फ पार्शियल चार्ज आप दिखा सकते हैं, और चार्ज रिप्रेजेंट करके तो दिखाते ही नहीं है। वहां पर सिर्फ डीलोकलाइज करते वक्त हम डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव दिखा सकते हैं, जबकि यहां पर फुल पॉजिटिव और नेगेटिव हम दिखा रहे हैं। ओके, नोट कर लेंगे। तो इसके बाद आपको लिखना है एनसीईआरटी से अमोनिया के यूजेस। तो ये खत्म होता है अपना कंपाउंड अमोनिया। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, नाइट्रिक एसिड। तो देखेंगे, हेडिंग डाल लेंगे नाइट्रिक एसिड HNO3। इंट्रोडक्शन से पहले की ही तरह आप लिख लेंगे इंट्रोडक्शन। तो देखिए, फिजिकल स्टेट, नाइट्रिक एसिड की फिजिकल स्टेट लिक्विड, कलर कलरलेस। अगर प्योर है नाइट्रिक एसिड, प्योर नाइट्रिक एसिड कैसा होता है? कलर। लेकिन इम्प्योर नाइट्रिक एसिड कैसा होता है? येलो कलर, लाइट येलो कलर का होता है। और किसकी वजह से होता है? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ NO2। तो NO2 गैस की वजह से येलो कलर आने लगता है नाइट्रिक एसिड में। सॉल्युबिलिटी, पानी में अच्छे से मिल जाएगा, और ये एक एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाता है। लिक्विड सॉल्यूशन में पढ़ाया भी गया था, तो लिक्विड सॉल्यूशन में बताया गया था वाटर और HNO3, 68% HNO3 के साथ ये क्या बनाता है? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो वाटर के साथ मिसिबल है। ओके, ऑर्डर पंजेंट, मेल्टिंग पॉइंट 231.4 केल्विन होता है, और बॉइलिंग पॉइंट 355.6 केल्विन होता है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की। तो HNO3 का स्ट्रक्चर, आगे मैं फिर यही बोलूंगा, ये जो डेटा है वो आपको लर्न नहीं रखना है, सिर्फ वैल्यू कंपैरिजन में काम आएगा। ओके, अब बात करते हैं हम स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर की बात अगर करें तो HNO3 कैसा होता है? प्लेनर, प्लेनर स्ट्रक्चर होता है इसका, प्लेनर ट्राइगोनल। क्यों होता है? क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp2। तो नाइट्रोजन, जो सेंट्रल नाइट्रोजन आप देख रहे हैं, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 आता है। ओके, और यहाँ मैंने एनसीईआरटी वाले डायग्राम से ही कुछ डेटा नोट किया है। तो एनसीईआरटी का ही डेटा ये वहां पे यूज कर रहा हूँ। यहाँ पर OH की बॉन्ड लेंथ 96 पिकोमीटर है, आप नोट कर लेंगे अगर दिखाई नहीं दे रहा। NOH के बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो 102 डिग्री है। NO की जो बॉन्ड लेंथ है वो 140.6 पिकोमीटर है, और NO ये वाला जो बॉन्ड लेंथ है NO, ओके, ये 121 पिकोमीटर है। जो H के साथ नहीं जुड़ा है वो वाला NO 121, चाहे इधर की बात करें या फिर इधर की बात करें, क्योंकि वो तो रेजोनेंस में भी आ जाएगा। ओके, तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन। अब आ जाते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ HNO3। तो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सिर्फ एक ही मेथड सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो है होस्ट वाल्ट प्रोसेस। तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
और इसके अलावा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है मेथड ऑफ प्रिपरेशन में, ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। लेकिन पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यानी कि पी ब्लॉक एलिमेंट में, तो पूरे पी ब्लॉक एलिमेंट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नाइट्रिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिससे हर साल कुछ ना कुछ पूछा जाता है। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख लेते हैं। तो पहला है लैब मेथड। लैब में HNO3 कैसे तैयार करेंगे? तो लैब में HNO3 तैयार करने के लिए आपको सोडियम नाइट्रेट या फिर पोटेशियम नाइट्रेट की रिएक्शन आप कंसंट्रेट H2SO4 से कर दो। तो सोडियम जो पोटेशियम का नाइट्रेट है, तो कंसंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट NaHSO4, ओके, ये या फिर KHSO4 ये बन जाएगा और साथ में HNO3 तैयार होगा। तो अगर आप NaNO3 के साथ लेंगे तो NaHSO4, अदरवाइज KHSO4 ये बन जाएगा और साथ में नाइट्रिक एसिड। यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करके लिख लेंगे, एनहाइड्रस HNO3। एनहाइड्रस का मतलब होता है जिसमें मॉइस्चर ना हो, जिसमें सॉल्यूशन के फॉर्म में ना हो, ओके। तो जिसमें मॉइस्चर ना हो उसे क्या बोलेंगे? एनहाइड्रस HNO3 कैन बी ऑब्टेन्ड बाय डिस्टिलिंग इट विद P4O10। अगर हम इसकी रिएक्शन P4O10 के साथ करा दे और डिस्टिलेट करा दे, तो क्योंकि P2O5 का ही डाइमर है P4O10 और P2O5 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो ये HNO3 में जितना मॉइस्चर होगा वो एब्सॉर्ब कर लेगा और इससे हमें क्या मिल जाएगा? एनहाइड्रस HNO3। चलते हैं अगले मेथड पे, बैकएंड एंड एडी प्रोसेस। तो ये एडी प्रोसेस एक मेथड है, चलिए देखते हैं यहां पर क्या होता है। तो N2 और O2 मिलके NO बनाता है इलेक्ट्रिक स्पार्क में। इलेक्ट्रिक स्पार्क का मतलब मैंने आपको बताया था, N2 और O2 मिलके NO बनाता है, पूरा प्रोसेस है। तो NO के बाद NO और O2 मिलकर NO2 बना लेता है। देन आफ्टर NO2 और वाटर मिलके नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाता है। यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए NO2 और वाटर मिलकर नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड दोनों बनाता है। नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, क्योंकि यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 5 है, और यहाँ HNO2 नाइट्रस एसिड ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों की तरह काम करता है, क्योंकि ये मिड में आता है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, तो ये 5 की तरफ भी जा सकता है और ये -3 की तरफ भी आ सकता है। अब बात करते हैं ओस्टवाल्ड प्रोसेस की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैन्युफैक्चरिंग के काम में आता है, ओके। तो यहाँ मैंने वर्किंग इन द प्लांट डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं खास, तो 3 टावर है मेन, तो इन्हीं 3 टावर से आपको समझ में आ जाएगा, फ्लो शीट बनाने की ऐसी कोई जरूरत नहीं है। तो ओस्टवाल्ड प्रोसेस होता क्या है? ओस्टवाल्ड प्रोसेस में हम HNO3 बनाते हैं और लार्ज स्केल पे बनाते हैं। तो प्रिंसिपल इसका क्या है? HNO3 is manufactured by this process with the help of एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। तो यहाँ पर हम एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसकी रिएक्शंस क्या क्या हैं। तो इसमें बेसिकली 3 टावर हैं, कैटालिटिक टावर, ऑक्सीडेशन टावर एंड एब्जॉर्प्शन टावर। कैटालिटिक टावर, एब्जॉर्प्शन टावर, लास्ट वाला एब्जॉर्प्शन टावर और मिड में ऑक्सीडेशन टावर। तो सबसे पहले बात करते हैं कैटालिटिक टावर की। तो कैटालिटिक टावर में क्या हो रहा होगा? अमोनिया या कहीं से मैन्युफैक्चर कर रहे होंगे, जैसे हैबर प्रोसेस से हमने मंगाया होगा अमोनिया प्लांट में, ओस्टवाल्ड के प्लांट में। तो अमोनिया और एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट O2, इन दोनों गैसेस को क्या करते हैं? मिक्स कराते हैं कैटालिटिक टावर में। कैटालिटिक टावर के अंदर प्लैटिनम का नेट बना होगा और यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फर्नेस लगा होगा, या हीट कर लेंगे इलेक्ट्रिक आर्क के थ्रू, तो ये 800 डिग्री सेल्सियस के आसपास जाना चाहिए, 800-700 के आसपास। तो इसीलिए मैंने अप्रॉक्स लगा रखा है 800 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या बन जाएगा? NO, यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड और साथ में वाटर। अब ऑक्सीडेशन टावर में आ जाते हैं। तो ऑक्सीडेशन टावर में NO का ऑक्सीडेशन होगा, तो NO का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बन जाएगा? NO2, यानी NO + O2 गिव्स NO2। अब लास्ट आता है एब्जॉर्प्शन टावर। ये जो NO2 बन गई है, इस NO2 गैस में हम फिर से O2 गैस पास करेंगे, साथ में वाटर भी लेंगे और इससे अपने को मिल जाएगा HNO3 नाइट्रिक एसिड एज अ लिक्विड फॉर्म, ओके। यहाँ पर एब्जॉर्प्शन टावर में प्यूमिस और क्वार्ट्ज के स्टोन होते हैं और यहाँ से ये हम NO और O2 गैस पास करते हैं और ऊपर से स्प्रिंकल करते हैं वाटर। तो इस टावर के अंदर NO2 और O2 गैस तो ऑक्सीडेशन टावर से आती है, बीच में स्टोन्स लगे हुए हैं, प्यूमिस, फ्लिंट क्वार्ट्ज स्टोन्स, ओके। और
ऊपर से वाटर स्प्रिंकल हो रहा है। ऐसा स्टोन्स इसलिए लगाए गए क्योंकि इनमें पोर्स होता है ताकि गैस ऊपर की तरफ आएगी और वाटर छनते हुए पोर्स से नीचे की तरफ आएगा, तो उनको रिएक्शन करने में प्रॉपर टाइम मिल जाएगा। और क्योंकि लिक्विड HNO3 है तो आज आगे चल के हम रिसीवर में इसको कलेक्ट कर लेंगे, जैसे हमने अमोनिया कलेक्ट किया था। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखेंगे 100% प्योर HNO3 अगर मुझे चाहिए तो मैं क्या करूं? 100% प्योर HNO3 कैन बी ऑब्टेन्ड बाय कूलिंग फ्यूमिंग HNO3। ये फ्यूमिंग HNO3 क्या होता है? फ्यूमिंग HNO3 में फ्यूम्स होते हैं, किसके? NO और NO2 के फ्यूम्स होते हैं HNO3 के साथ। तो जैसे फ्यूमिंग H2SO4 आपने सुना होगा, H2SO4 के साथ SO3 के फ्यूम्स होते हैं। अभी अगले फैमिली में आएगा ऑक्सीजन फैमिली में H2SO4 में। उसी तरीके से फ्यूमिंग HNO3 क्या होता है? HNO3 के साथ NO और NO2 के फ्यूम्स होते हैं। तो pure 100% HNO3 can be obtained by cooling fuming HNO3 in a freezing mixture when crystal of pure HNO3 gets separated। तो किसी फ्रीजिंग मिक्सचर में अगर हमें HNO3 चाहिए प्योर 100%, तो हमें क्या लेना पड़ेगा? फ्यूमिंग HNO3। और फ्यूमिंग HNO3 को हम कूल कराएंगे किसी फ्रीजिंग मिक्सचर में, जिससे उसके क्रिस्टल क्या हो जाएंगे? सेपरेट आउट हो जाएंगे। तो यहां तक नोट कर लेंगे और अब हेडिंग डाल देंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। तो चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। और नाइट्रिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं? तो हेडिंग डाल देंगे आप केमिकल प्रॉपर्टीज। और इन केमिकल प्रॉपर्टीज में मैं पहली प्रॉपर्टी ले रहा हूं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है एसिडिक कैरेक्टर। एसिडिक कैरेक्टर, तो मैं HNO3 का एसिडिक कैरेक्टर देखना चाहता हूं। तो अगर मैं इसकी रिएक्शन किसी बेस के साथ करा दूंगा तो क्या होगा? सॉल्ट बन जाएगा, है? तो किसी HNO3 की रिएक्शन क्या करा जाए? किसी बेस के साथ करा दिया जाए, जैसे NaOH या फिर CaOH का होल ट्वाइस, इनके साथ करा दिया जाए तो सॉल्ट बन जाएगा। तो चलो देखते हैं कैसा सॉल्ट बनता है। अब की बार ये एसिड में प्रोटॉन है और ये बेस में OH है, तो अब की बार सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। और अगर एसिड और बेस में H और OH नहीं होगा तो सिर्फ सॉल्ट ही बनता है। तो HNO3 प्लस NaOH मिलकर क्या बन जाएगा? तो बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है, बचपन वाली रिएक्शन, NaNO3 और साथ में क्या बन जाएगा? वाटर बन जाएगा। और ठीक इसी तरीके से अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे तो क्योंकि कैल्शियम बाइवेलेंट है तो बन जाएगा कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 का होल ट्वाइस और साथ में बन जाएगा वाटर। चलिए जल्दी से बैलेंस कर लेते हैं। तो ऊपर वाली रिएक्शन तो बैलेंस दिख रही है, नीचे वाली रिएक्शन के लिए क्या करना होगा? 2 मोल लेने पड़ेंगे नाइट्रिक एसिड, तो नाइट्रेट आयन, तो यहाँ पर बैलेंस हो गया, 2H2O से बैलेंस हो गया, है ना? अब अगर यहाँ पर मैं कोई सॉल्ट ही ले लूं, जैसे अगर मैं HNO3 की रिएक्शन Na2CO3 के साथ करा दूं, तो अब क्या होगा? अगर आप ऐसा करेंगे तो NaNO3 का सॉल्ट बन जाएगा, NaNO3 का सॉल्ट बन जाएगा, NaNO3 का सॉल्ट बन जाएगा, साथ में क्या होगा? वाटर, और ये कार्बोनेट एज अ CO2 गैस निकलेगी। तो चलिए इसको भी बैलेंस कर लेते हैं। तो ये Na2CO3 है, उसके लिए मुझे यहाँ 2 लगाना पड़ेगा और उसके लिए मुझे यहाँ 2HNO3 यूज करना पड़ेगा। तो नाइट्रेट तो बैलेंस हो गया और Na भी बैलेंस हो गया। इस कार्बोनेट में से CO2 निकालेंगे तो 2H और O मिलकर वाटर बना देगा। इसको नोट कर लेंगे, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल बेसिक सी रिएक्शन है। तो ये एग्जाम में आने के सबसे कम चांस है, फिर भी मैंने आपको लिखा दिया एसिडिक कैरेक्टर, पढ़ना सब कुछ ही है। ओके, तो सेकेंड रिएक्शन पे आते हैं, सेकेंड प्रॉपर्टी पे आते हैं, हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट ये आपको बहुत सारी जगह देखने को मिलेगा अभी आगे भी। तो HNO3 का हीटिंग इफेक्ट देखना है। अगर मैं HNO3 को हीट करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे मिलेगा NO2 प्लस वाटर प्लस O2। NO2 प्लस वाटर प्लस O2। तो HNO3 की रिएक्शन अगर हीट करते हैं तो NO2 वाटर O2। चलिए इसको बैलेंस भी कर लेते हैं। तो 2HNO3 अगर मैंने लिया तो 2NO2 यूज कर लेंगे। नाइट्रोजन बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस है, ऑक्सीजन जरा देखेंगे 6, तो 4 5 1 6, तो हाफ O2 से बैलेंस हो जाएगा। ओके, अब एक्चुअल में होता क्या है, नाइट्रिक एसिड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करता है, और जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है तो यहीं पर हाफ O2 ना लिख के नेसेंट ऑक्सीजन लिखते हैं। लेकिन नेसेंट नाम का
कभी भी नेट रिएक्शन में नहीं लिखते हैं। तो ये एक कंप्लीट रिएक्शन देनी थी तो मैंने हाफ O2 करके लिखा। हाँ, अगर हम इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी पढ़ रहे होंगे तो वहां पर ये नेसेंट ऑक्सीजन ही देगा और वही नेसेंट ऑक्सीजन किसी दूसरे कंपाउंड को क्या कराएगा, ऑक्सीडाइज कराएगा। तो अब हम यही पढ़ने जा रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ HNO3 और उसमें सबसे पहले ये ऑक्सीडेशन हम देखेंगे विद नॉन मेटल्स। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे आप थर्ड विद नॉन मेटल्स, या आप ऐसे लिख लीजिए ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स, ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल कौन कौन से? तो नॉन मेटल में कार्बन, बोरॉन, आयोडीन, फास्फोरस और सल्फर, इस तरीके के ये सभी क्या होते हैं, नॉन मेटल। अब देखिए यहां पर आपको समझ लेना चाहिए, कार्बन तो C के फॉर्म में रहेगा, बोरॉन B के फॉर्म में, I फॉर्म में नहीं रहता है, तो I किस फॉर्म में रहता है, I2। P किस फॉर्म में अकरिंग स्टेट है, P4 व्हाइट फास्फोरस, और सल्फर की मोस्ट स्टेबल अकरिंग स्टेट कौन सी है, रोम्बिक सल्फर S8। अब जब क्या होगा, नाइट्रिक एसिड के साथ इसकी रिएक्शन होगी, तो पहली रिएक्शन में नाइट्रिक एसिड में सबसे पहले नाइट्रिक एसिड ऐसे ही टूटेगा और नेसेंट ऑक्सीजन देगा, और वो नेसेंट ऑक्सीजन ये नॉन मेटल्स उसको एक्सेप्ट करके अपना अपना ऑक्साइड बना देंगे। तो चलिए देखते हैं, अगर मुझे नेसेंट ऑक्सीजन दे दिया जाए यहां सब जगह पर, तो इस नेसेंट ऑक्सीजन से ये क्या बनाने वाले हैं, ये एक ट्रिक है, शॉर्टकट है, आपको रिएक्शंस थोड़ा सा समझाने का तरीका है, अदरवाइज आपको याद रखना पड़ेगा, रटना पड़ेगा आगे कि कितने कितने मोल से बैलेंस हुई, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा मोल से रिएक्शन बैलेंस होंगी, 48 HNO3, 20 HNO3, ओके। तो इतना तो आप हिट एंड ट्रायल भी नहीं कर पाओगे, तो आपको एक ट्रिक समझ में आनी चाहिए। तो ये ट्रिक क्या है, ये ट्रिक है CBI पुलिस। देखिए CBI पुलिस, और वो स्टाइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जिस फॉर्म में स्टेबल स्टेट है वो तो आप जानते ही हो। तो ये ट्रिक हो गई एक तरीके से कि हम नॉन मेटल्स का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, तो इसमें CBI पुलिस से आप याद रखिएगा। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, CO2। बोरॉन का ऑक्साइड क्या होता है, B2O3, बोरिक एनहाइड्राइड, B2O3। नेक्स्ट आयोडीन से क्या बनेगा, I2O5। फास्फोरस से क्या बनेगा, P4O10, P4O10 बोल लो या P2O5 बोल लो। सल्फर से क्या बनेगा, SO3। तो ये तो हो गए ऑक्सीडेशन करके। अब हम इन्हीं सब की रिएक्शन वाटर से कर देंगे। वाटर से रिएक्शन करने पर ये अपने अपने करस्पॉन्डिंग एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे कार्बन का एसिड बन जाएगा कार्बोनिक एसिड, बोरॉन का बन जाएगा बोरिक एसिड, आयोडीन का बन जाएगा आयोडिक एसिड HiO3, फास्फोरस से बन जाएगा H3PO4 फास्फोरिक एसिड, और सल्फर से बन जाएगा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये एक शॉर्टकट है इस रिएक्शंस को समझने का। आप ये सारी रिएक्शनों को इस लेक्चर के बाद बैलेंस करेंगे। मैं यहाँ पर कुछ रिएक्शनें आपको बैलेंस करके एक दो दिखा देता हूँ। तो जैसे मैं ले रहा हूँ P4 वाली रिएक्शन को, तो P4 वाली रिएक्शन को जरा देखते हैं कैसे बैलेंस होगा। तो आपका कॉमन स्टेप तो यही रहेगा कि HNO3 सबसे पहले टूटेगा NO2 में, वाटर में, और अब की बार क्योंकि ये अलग अलग स्टेप वाइज मैं लिख रहा हूँ, समझा रहा हूँ आपको, ये 3 स्टेप में अलग अलग समझा रहा हूँ एक रिएक्शन को, तो अब आप नेसेंट ऑक्सीजन लिख सकते हो। बट ये फाइनल स्टेप में नेसेंट ऑक्सीजन कभी भी नहीं आना चाहिए। नेसेंट ऑक्सीजन क्या, नेसेंट नाम का कुछ भी नहीं आना चाहिए। तो पहले इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, तो ये यहाँ तो देखिए बैलेंस भी किया है 2 मोल से, और 2 NO2 और वाटर और हाफ O2, तो हाफ O2 लिखने की जरूरत नहीं है, O। तो ये O क्या होगा, कार्बन ने एक्सेप्ट किया, बट हम लोग P4 से कर रहे हैं, तो P4 प्लस इस नेसेंट ऑक्सीजन को लेंगे तो ये क्या बनाएगा, P4O10। अब चलिए इस स्टेप को भी बैलेंस कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पर कितने ऑक्सीजन चाहिए होंगे, 10 नेसेंट ऑक्सीजन चाहिए होंगे। यहाँ पर मुझे कितने नेसेंट ऑक्सीजन चाहिए, 10। तो क्या बन गया, P4O10। और अगले स्टेप में P4O10 की रिएक्शन वाटर से कराएंगे तो क्या बनता दिखाई दे रहा है, H3PO4। H3PO4, यहाँ P को अगर बैलेंस करेंगे तो 4 लगाना पड़ेगा। फास्फोरस तो बैलेंस हो गया, अब बचते हैं ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जरा देखेंगे, 4 4 जा 16, 10 ये रहा तो 6 यहाँ यूज कर लीजिए।
और हाइड्रोजन कितना है 12, 4 3 12। अब इस रिएक्शन को ऐड करना है, ऐड करना है इस तरीके से कि नेसेंट ऑक्सीजन नहीं आना चाहिए। तो यहाँ देखिए इस वाले स्टेप में नेसेंट ऑक्सीजन 10 है, तो इस पूरे में आपको क्या करना पड़ेगा 10 से मल्टीप्लाई। जब आप इस पूरे में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले स्टेप में, तो ये नेसेंट ऑक्सीजन कट जाएगा। ओके, P4O10 अपने आप ही कटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब मैं ओवरऑल रिएक्शन नोट कर दूंगा। तो ओवरऑल रिएक्शन देखिए क्या होने वाला है 10 into 2 तो 20 HNO3। मैंने कहा था आपसे इतने लंबे लंबे मोल्स रहेंगे, इतने बड़े बड़े नंबर से बैलेंस करना पड़ेगा। तो शॉर्टकट अगर आपको याद रहेगा, ट्रिक आपको याद रहेगी तो बहुत अच्छा है। तो 20 HNO3 साथ में क्या लिया P4 ये वाला, और P4O10 तो कट गया, और साथ में क्या लिया 6 वाटर। अब ये उधर जाएगा तो क्या बनेगा 20 NO2 प्लस 10 वाटर, 10 मोल वाटर, और साथ में H3PO4। तो मैं पहले H3PO4 लिख देता हूं, 4 मोल H3PO4, और साथ में क्या बना है आपका 10 मोल वाटर, 10 मोल वाटर। ओके, तो देखिए NO2 भी यूज कर लिया, P4O10 और O तो कट गया, वाटर भी यूज कर लिया और H3PO4 भी यूज कर लिया। अब यहाँ पर 6 वाटर है और वहां 10 वाटर है, तो ये 6 वाटर को उधर ले जाइए, तो ये 6 वाटर उधर चला जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ पर सिर्फ 4। ओके, तो ये हो गया हमारा नेट बैलेंस रिएक्शन, ये हो गया हमारा नेट बैलेंस। इसको नोट कर लीजिए। और ऐसे ही आपको सारी रिएक्शनों को बैलेंस करना है। तो ऐसे ही आपको सल्फर वाली रिएक्शन बैलेंस करनी है, आयोडीन वाली बैलेंस करनी है, बोरॉन और कार्बन। तो पहले तो यहाँ तक नोट कर लेंगे। तो ये तो था ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रिक एसिड विद नॉन मेटल, और अब चलते हैं मेटलॉइड की तरफ। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे 4th नंबर, ऑक्सीडेशन ऑफ मेटलॉइड्स। तो मेटलॉइड्स में मैं आर्सेनिक और एंटीमनी का यूज करने जा रहा हूं, आर्सेनिक और एंटीमनी का। ओके, तो आर्सेनिक और एंटीमनी में आप देखेंगे तो पहला स्टेप तो यही रहेगा कॉमन, यानी कि HNO3। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं ये सब, नाइट्रिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज पूरे P ब्लॉक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नाइट्रिक एसिड किस तरीके से ब्रेक होगा, फिर वैसे ही 2NO2 प्लस वाटर प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। अब आते हैं आर्सेनिक, जैसे अगर मैंने ले लिया तो आर्सेनिक उस नेसेंट ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके बनाएगा आर्सेनिक का ऑक्साइड, और ये आर्सेनिक का पेंटा ऑक्साइड बनता है AH2O5। तो चलिए इसको बैलेंस भी कर लेते हैं। तो AH2O5 लाने के लिए मुझे यहाँ 5 लिखना होगा और यहाँ 2 लिखना होगा, तो ये बैलेंस हो जाएगा। अब आते हैं AH2O5 क्या करेगा, तो इसके बाद AH2O5 वाटर के साथ कंबाइन करेगा और बनाएगा H3ASO4। इसका नाम है आर्सेनिक एसिड, आर्सेनिक एसिड। तो ये शॉर्टकट है बड़ी बड़ी रिएक्शंस को समझने के लिए, और नाइट्रिक एसिड में ऐसे ही शॉर्टकट्स से आपको तैयार करना है केमिकल रिएक्शन। ओके, तो ये आर्सेनिक एसिड बन गया। अब इस वाले स्टेप को भी बैलेंस कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए 2 लगाना पड़ेगा, तो आर्सेनिक बैलेंस हो जाएगा। ऑक्सीजन तो 2 4 जा 8, 5 3 यूज कर लीजिए यहाँ पर, और हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब आपको इस पूरे में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 का, और इसको ऐड कर दीजिए, तो आपकी नेट रिएक्शन आ जाएगी बैलेंस होकर। तो वो क्या आएगी, देखिए 2AS, ये वाला लिया मैंने, नेसेंट ऑक्सीजन तो कैंसिल हो गया, AH2O5 भी कैंसिल हो गया, तो 2AS ये आ गया, साथ में 10HNO3। ओके, 10HNO3। यहाँ पर 3 वाटर है, तो देखते हैं वहां कितना वाटर जाएगा 5, तो इस तरफ ट्रांसफर कर देंगे, उस तरफ ट्रांसफर कर देंगे तो 2 ही रह जाएगा। अब आते हैं इधर, तो 2H3ASO4 और साथ में 10NO2, 10NO2, 5 वाटर, ये 3 उधर चले गए, तो कितना बचा 2 वाटर। अब आप देखिए ये रिएक्शन आपकी हो गई बैलेंस। ओके, तो आर्सेनिक देखिए 2 है, नाइट्रोजन 10 है, ऑक्सीजन 30, तो 8
और 20 तो 28 और 2 30 और हाइड्रोजन देखेंगे 10 तो 6 और 4 10 ओवरऑल बैलेंस है। अब अगर आपको ये शॉर्टकट नहीं पता होगा तो आप ये याद रखोगे आर्सेनिक नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके ये बनाता है NO2 बनाता है वाटर बनाता है, फिर उसको बैलेंस करोगे काफी देर तक तो बैलेंस फिर आप कभी हिट एंड ट्रायल लगाओगे तो 1 2 इस तरह से चालू करोगे तो ना जाने कब आपकी ये रिएक्शन बैलेंस होगी। तो क्योंकि नाइट्रिक एसिड में ज्यादा नंबर ऑफ मोल से बैलेंस होता है इसीलिए ये कुछ शॉर्टकट तैयार कर रखे हैं कि इन स्टेप्स से अगर फॉलो करेंगे तो आपको कुछ रटना ही नहीं पड़ेगा। देखिए बिल्कुल सिंपल सा नाइट्रिक एसिड का ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन ये तो कॉमन है और ऑक्सीडेशन होगा तो कौन सा ऑक्साइड बनेगा ये आपको लर्न करना पड़ेगा और उस ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर से करेंगे तो एसिड बन जाएगा। आप एंटीमनी में भी ऐसे ही नोट कर लीजिए पूरा, एंटीमनी में वहां पर भी क्या बनेगा, वहां पर भी Sb2O5 बनेगा। मैं फिर से समझा देता हूं, Sb2O5 पहला स्टेप तो कॉमन है, Sb लाएंगे तो Sb2O5 बनेगा और लास्ट में H3SbO4 उसको बोलेंगे एंटीमनिक एसिड, एंटीमनिक एसिड। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट 5th नंबर पे विद मेटल। तो ऑक्सीडेशन किसका करना है, मेटल का करना है और इसके लिए एक चार्ट बनाएंगे हम लोग मेटल्स के लिए क्योंकि बहुत सारे मेटल्स हैं और HNO3 की भी हम तीन क्वालिटी यूज कर रहे हैं, डाइल्यूट, वेरी डाइल्यूट, डाइल्यूट एंड कंसंट्रेट HNO3। तो यहां तक जल्दी से नोट कर लेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग पे, ऑक्सीडेशन विद मेटल्स। तो नाइट्रिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी विद मेटल के साथ देखते हैं। तो एक ये चार्ट बना लेंगे और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट है तो आपको बिल्कुल हर हाल में ये चार्ट बिल्कुल अच्छे से लर्न कर लेना है। यहाँ पर मैं लिख भी दे रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ओके, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चार्ट है और ये नाइट्रिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया हर साल कुछ ना कुछ पूछा जाता है रिएक्शन के फॉर्म में, रिएक्शन से कुछ ना कुछ आता ही है। तो नाइट्रोजन फैमिली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे पी ब्लॉक में। तो चलिए देखते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ मेटल्स के साथ कैसे रिएक्शन करता है। तो यहाँ पर टाइप ऑफ एसिड, मेटल और प्रोडक्ट 3 कॉलम बना लेंगे। अब देखिए आप नाइट्रिक एसिड में मैंने 3 टाइप के नाइट्रिक एसिड का चूज किया है, एक तो वेरी डाइल्यूट HNO3, एक डाइल्यूट HNO3 और एक कंसंट्रेट HNO3। ओके, तो ये 3 अलग-अलग नाइट्रिक एसिड की आप कैटेगरी बना लेंगे और अब आप देखेंगे मेटल के साथ। तो अगर Mg और Mn जैसे मेटल्स होंगे, Mg और Mn जैसे मेटल्स होंगे तो रिएक्शन क्या होगी, तो मेटल की रिएक्शन अगर HNO3 से होगी तो क्या बनेगा, मेटल का नाइट्रेट। Mg और Mn के केस में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी जबकि Fe, Zn, Sn इसके जैसे मेटल्स के साथ मेटल नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट और वाटर बनेगा। सिर्फ Mg और Mn के साथ H2 बनेगा। तो ये पहला कॉलम और पहला रो आप तैयार कर लेंगे पूरा। ओके, तो ये फर्स्ट रो अपना कंप्लीट हो गया। अब आते हैं सेकंड रो की तरफ। तो सेकंड रो में देखिए, अच्छा ये 410 क्या है ये भी मैं आपको बता दूं। इसमें से मैं एक एक एग्जांपल उठा के आपको रिएक्शन समझाता हूं। जैसे कि मैंने मैग्नीशियम ले लिया, मैग्नीशियम की रिएक्शन मैं HNO3 से कर रहा हूं। ओके, और यहां पर मैंने कैसा HNO3 देख रहा है, तो वेरी डाइल्यूट HNO3 दे रखा है, वेरी डाइल्यूट HNO3। तो क्या बन जाएगा, MgNO3 का होल ट्वाइस और साथ में H2, यानी 2 मोल HNO3 से अपनी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। इसलिए मैंने और कुछ लिखा भी नहीं, मेटल नाइट्रेट और H2 और बैलेंस करने की कोई जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी बैलेंस हो जाएगा। ओके, तो अब आते हैं सेकंड में। तो अब दूसरी जो कैटेगरी बनाई है वेरी डाइल्यूट HNO3 में ही, वो है Fe, Zn और Sn। ये 410 क्या लिखा है, 410 का भी मतलब आपको समझ में आ जाएगा। जैसे Fe लिया और HNO3 लिया तो अब मुझे बताया जा रहा है क्या बने वाला है, मेटल नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट और वाटर। ये चार्ट आपको लर्न करना पड़ेगा, अगर ये चार्ट लर्न होगा तो बड़ी आसानी के साथ आप रिएक्शन सब बैलेंस कर लेंगे। तो FeHNO3 और ये क्या बन जाएगा, मेटल नाइट्रेट। तो FeNO3 का होल ट्वाइस फेरस नाइट्रेट, साथ में अमोनियम नाइट्रेट और साथ में वाटर। तो अब इस रिएक्शन को बैलेंस करना है तो अब वहां पर 1 ले 2 ले। अब जैसे यहां पर नाइट्रोजन देखिए कितने हैं, 2 और ये 2 कितने हो गए 4, तो यहाँ 4HNO3 ले तो बैलेंस नहीं होने वाला है
क्योंकि ये रिएक्शंस मैंने फिर पहले ही कहा कि नाइट्रिक एसिड में कई सारी केमिकल रिएक्शंस ऐसी हैं जो ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ मोल से बैलेंस होंगी, 8, 10, 14 इस तरीके से। और पीछे नॉन मेटल में तो आप लोगों ने देखा ही है कितने सारे मोल्स यूज करने पड़ गए। तो इसका एक शॉर्टकट मैंने तैयार किया 410। पहला नंबर मेटल को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा नंबर जो भी होगा चाहे वो वंस में हो या टेंस में हो वो नाइट्रिक एसिड के मोल को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखिए मैंने आपको चार्ट से क्या लर्न कराने की कोशिश की, एक तो मेटल, रिएक्टेंट कौन है और प्रोडक्ट कौन सा बन रहा है वो भी लर्न कर लिया। तो रिएक्शन तो बैलेंस होनी ही है और फिर भी बैलेंसिंग में ज्यादा टाइम ना लगे तो उसके लिए कुछ शॉर्टकट नंबर्स भी आपको बताता जा रहा हूं जिससे आप बैलेंस करेंगे। तो ये है 410। तो अब आपको समझ में आ गया होगा जब लेफ्ट में बैलेंस है तो राइट में बैलेंस करना कितना आसान है। 4 मोल मेटल हो गया, अब देखिए यहाँ पर 10N है तो यहाँ कितना हो गया 8 और 2 10। ओके, ऑक्सीजन चलिए बैलेंस करते 30, 6 4 जा 24 और 3 27 और 3, और हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं 10 तो 6 और 4 10 बैलेंस हो गया तो 410। तो ऐसे नंबर भी आप अगर लर्न कर लेंगे तो और चुटकियों में सारी रिएक्शनें बैलेंस हो जाएंगी, आपको हिट एंड ट्रायल रायल पे कुछ जाना ही नहीं पड़ेगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट रो पे। तो अगला रो है हमारा डाइल्यूट HNO3। तो डाइल्यूट HNO3 में कैसे रिएक्शन होती है, तो अगर कॉपर, सिल्वर, लेड, मरकरी है ना, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे वाले है ना, तो अगर इस तरीके के लेस एक्टिव एलिमेंट्स होंगे तो उनके साथ क्या बनने वाला है प्रोडक्ट, तो मेटल का नाइट्रेट ही बनेगा, NO बनेगा और वाटर बनेगा। अब आप देखिए हर साल जो क्वेश्चंस आते हैं वो इन्हीं सबसे आते हैं और सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग NO, N2O, NO2 इन सब में कंफ्यूजन रहता है कि NO रिएक्ट कर बाय प्रोडक्ट में मेटल नाइट्रेट के साथ NO बनेगा कि N2O बनेगा कि NO2 बनेगा, और स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं इसी चीजों को लेकर। और अगर आप NO, N2O और NO2 से बैलेंस करोगे तो बैलेंस भी हो जाएगी, यानी कि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन। अगर आपको पता ही नहीं है प्रोडक्ट क्या बनने वाला है तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, इसलिए मैं कह रहा हूं ये चार्ट आप अच्छे से लर्न कर लेंगे और कहां पर कौन सा बाय प्रोडक्ट बन रहा है वो जरूर देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ मेटल नाइट्रेट नहीं है, वो तो सबको पता है मेटल नाइट्रेट बनना है, नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड बन रहा है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। तो चलते हैं जरा इन सारी रिएक्शनों को देखते हैं। तो यहाँ मैंने 38 लिख रखा है, यानी 3 मोल मेटल और 8 मोल HNO3। पहला नंबर मेटल के लिए और दूसरा नंबर नाइट्रिक एसिड के लिए, चाहे वो वंस में लिखा हो या टेंस में लिखा हो। ओके, तो चलते हैं एक कॉपर वाली रिएक्शन भी बैलेंस कर लेते हैं। तो कॉपर प्लस HNO3, और अब की बार मैंने कैसा ले रखा है डाइल्यूट HNO3, और ये बोल रहा है कि 38 से बैलेंस करना है, 38 से बैलेंस करना है। तो मेटल नाइट्रेट यानी CuNO3 का होल ट्वाइस बनेगा कॉपर नाइट्रेट। ओके, तो CuNO3 का होल ट्वाइस बनेगा। और क्या बोला गया है प्रोडक्ट में क्या क्या बनेगा, NO बनेगा और वाटर बनेगा। तो चलिए NO लिख देते हैं और वाटर लिख देते हैं और रिएक्शन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो कॉपर यहाँ आपको कितने दिख रहे हैं 3, तो यहाँ पर भी आपको कॉपर कितने लिखने पड़ेंगे 3। ओके, नाइट्रोजन कितने दिख रहे हैं 8, तो 3 2 जा 6 और ये रहा 2, तो ये हो गया टोटल 8 नाइट्रोजन। अब आप ऑक्सीजन देखिए तो 8 3 जा 24, तो 6 3 जा 18 और 2 20 और 4 हो गया 24, क्योंकि 8 हाइड्रोजन बैलेंस भी हो गया। ओके, तो इस तरीके से ये सभी रिएक्शन बैलेंस होंगी, कॉपर, सिल्वर, लेड, मरकरी। यहां पर आप हमेशा नाइट्रेट बनाएंगे, मेटल नाइट्रेट, और मेटल पे +2 चार्ज आएगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं जरा इसी में चल लेते हैं Fe और Zn वाले में क्या होने वाला है। तो Fe और Zn वाले में NO नहीं बनता बल्कि N2O बनता है। चलिए एक रिएक्शन ले लेते हैं, जैसे मैंने जिंक ले लिया, तो जिंक की रिएक्शन मैं HNO3 से करा रहा हूं, और कौन सा HNO3 लिया है डाइल्यूट, और अब की बार मुझसे बोला जा रहा है रिएक्शन बैलेंस होगी 410 से। चलिए चेक भी कर लेते हैं क्या 410 से वाकई में बैलेंस होती है। तो प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, तो प्रोडक्ट बनने वाला है जिंक नाइट्रेट ZnNO3 का होल ट्वाइस जिंक नाइट्रेट, और साथ में क्या प्रोडक्ट बनने वाला है N2O, और साथ में क्या बनने वाला है वाटर। चलिए बैलेंस करके देखते हैं, 410 लिख तो दिया है, क्या वाकई में बैलेंस होता है। तो 4 मोल ये ले लिया, मेटल बैलेंस। नाइट्रोजन कितने दिख रहे हैं 10, तो
हो गए 8 और 2 10 बैलेंस है। ऑक्सीजन 30 3 2 जा 6 4 जा 24 और 1 25। हाइड्रोजन कितने हैं 10, तो ये रहा 30 बैलेंस हो गया। इसका मतलब Fe और Zn वाले 410 से बैलेंस हो जाएंगे और प्रोडक्ट के साथ मेटल नाइट्रेट के साथ बाय प्रोडक्ट बनेगा N2O। ओके, टिन वाले में क्या करेंगे? टिन वाले में कुछ नहीं करेंगे। टिन वाले में जैसा यहां बनता था वैसा ही कर देंगे, ना NO बनेगा ना N2O बनेगा। ओके, तो यहां पर टिन वाले में अगर HNO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? जैसा वेरी डाइल्यूट में वैसा ही डाइल्यूट में। ये आपको याद रखना है, मेटल नाइट्रेट प्लस अमोनियम नाइट्रेट प्लस वाटर। ओके, चलते हैं कंसंट्रेट HNO3 की तरफ। थर्ड रो कंसंट्रेट HNO3। अगर मैं टिन और आर्सेनिक जैसे मेटल्स को छोड़ दूं तो बाकी जितने भी मेटल आपको दिख रहे हैं, कॉपर, सिल्वर, लेड, मर्करी, आयरन, जिंक, ये सब NO2 बनाते हैं। तो मेटल नाइट्रेट, NO2 और वाटर। ओके, अच्छा कंसंट्रेट HNO3 लर्न करना सबसे आसान है, क्योंकि कंसंट्रेट HNO3 में आप इतना याद रखो कि कंसंट्रेट HNO3 जब भी होता है तो साथ में बाय प्रोडक्ट NO2 बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो देखिए ऊपर भी यही बना है और नीचे भी यही बना है, यानी NO और N2O में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है, जो कि डाइल्यूट में होता है। कंसंट्रेट में तो कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मेटल नाइट्रेट NO2 प्लस वाटर। सिर्फ टिन और आर्सेनिक जैसे मेटल्स में इस तरीके का एसिड बन जाएगा। जैसे यहां मैंने टिन को ले रखा है तो बनाया है H2SnO3, वैसे आर्सेनिक वाले में आर्सेनिक एसिड बन जाएगा। तो ये मेटास्टेनिक एसिड बन गया। तो मेटास्टेनिक एसिड साथ में NO2 और साथ में वाटर। तो चलिए एक देख लेते हैं इसमें भी। जैसे अगर मैं कॉपर ही यूज करूं या कोई और मेटल यूज कर लूं, लेड यूज कर लूं, लेड पे देखते हैं, लेड प्लस HNO3। अगर आप सिल्वर यूज करेंगे तो भी आपको AgNO3 का होल ट्वाइस बनाना पड़ेगा, तभी रिएक्शन बैलेंस होगी। तो लेड यूज करेंगे, साथ में HNO3 यूज करेंगे। लेड और HNO3 कैसा कंसंट्रेट, तो क्या बनने वाला है? मेटल नाइट्रेट यानी PbNO3 का होल ट्वाइस। अब ये कंसंट्रेट है तो क्या बनेगा? नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड बनेगा? NO2 बनेगा और साथ में क्या बनेगा? वाटर। चलिए बैलेंस कीजिए। अब बैलेंस करने के लिए Pb तो एक जैसा दिख रहा है, यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है और फिर वो भी है। तो मैंने आपको पहले देखिए शॉर्टकट लिख रखा है 14। तो 14 का मतलब 1 मोल मेटल और 4 मोल HNO3। चलिए बैलेंस कर दीजिए जल्दी से। 4n तो 2n ये हो गया और 2 यहाँ लगा लीजिए, तो 4 नाइट्रोजन हो गया, 1 Pb हो गया। यहाँ इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि Pb बैलेंस करना था। तो Pb बैलेंस हो गया, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन देखिए कितने हैं, हाइड्रोजन 4 है और ऑक्सीजन 12 है। 12 ऑक्सीजन कैसे बैलेंस होंगे? तो 12 ऑक्सीजन के लिए अच्छा 4 हाइड्रोजन कैसे बैलेंस होंगे? 2H2O। तो 6 4 10 और 2 12 ऑक्सीजन। तो ये हो गया बैलेंस। यानी ये सभी रिएक्शंस किससे बैलेंस होंगी? 14 से। और ये देखिए बाइवेलेंट नाइट्रेट बनाएंगे, CuNO3 होल ट्वाइस, AgNO3 होल ट्वाइस, PbNO3 होल ट्वाइस, HgNO3 होल ट्वाइस, FeNO3 होल ट्वाइस, ZnNO3 होल ट्वाइस। तो ये सारी रिएक्शनें 14 से बैलेंस हो जाएंगी। ओके, टिन वाले में देखते हैं क्या करना है। अगर मैं टिन की रिएक्शन HNO3 से करा दूं, टिन की रिएक्शन HNO3, और HNO3 कौन सा ले रखा है मैंने? कंसंट्रेटेड HNO3। तो ये बन जाएगा H2SNO3, H2SNO3 मेटास्टेनिक एसिड, साथ में NO2 और साथ में वाटर। चलिए बैलेंस करते हैं। तो अब की बार तो मैंने कुछ नहीं लिख रखा, सिंगल है तो इसको बैलेंस ही कर लेते हैं सीधा। टिन और HNO3, तो N कितने दिख रहे हैं आपको? यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1, Sn भी बैलेंस है। ऑक्सीजन 3, तो ऑक्सीजन कितने दिख रहे हैं? 3 और 1 4। और हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं इधर लेफ्ट में? तो और यहाँ पर कितने दिख रहे हैं आपको? 4। तो कम से कम 4 तो लेने ही पड़ेंगे। 4 हाइड्रोजन यहाँ दिख रहे हैं तो 4 ही ले लेते हैं एटलीस्ट। तो 4 ले लेंगे तो 4 नाइट्रोजन भी लेना पड़ेगा, तो ये भी ले लेते हैं। तो 4 नाइट्रोजन हो गया। अब देखते हैं बैलेंस हुआ क्या। तो टिन बैलेंस हो गया, नाइट्रोजन 4 बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन 4 बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन भी 4 बैलेंस हो गया ना। ऑक्सीजन 4 3 जा 12, तो 4 2 जा 8 3 11 और 1 12। तो ये बैलेंस हो गया और ये 1 और 4 से ही बैलेंस हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं 14 ही, तो ये भी 14 से बैलेंस हो जाएगा। तो ये चार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट है विद मेटल, इसको नोट कर लीजिए और इसको लर्न भी कर लीजिए, बिल्कुल अच्छे से रट लीजिए। ओके, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
चलिए नीचे कुछ फैक्ट लिखा है, वो एक पॉइंट नोट कर लेंगे। द प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन इज कंट्रोल्ड बाय द नंबर ऑफ फैक्टर। रिएक्शन की प्रोग्रेस कौन कौन से फैक्टर्स से कंट्रोल की जाती है? तो सबसे पहला है नेचर ऑफ मेटल, मेटल का नेचर कैसा है। सेकंड है कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, जैसे वेरी डाइल्यूट, डाइल्यूट HNO3, कंसंट्रेट HNO3, है ना। तीसरा है टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन और चौथा है प्रेजेंस ऑफ अदर इंप्यूरिटीज। तो इन सारे फैक्टर्स से प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन को कंट्रोल किया जाता है। ओके, नोट कर लेंगे इसको और नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे। अब हम नोबल मेटल की रिएक्शन HNO3 से कराएंगे। तो नोबल मेटल की रिएक्शन HNO3 से कैसे होती है उसको भी नोट कर लेंगे। तो 6th नंबर है विद नोबल मेटल। ये नोबल मेटल कौन से होते हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन। हीलियम, नियॉन, आर्गन तो गैस होती है। नोबल मेटल कौन से होते हैं? गोल्ड, प्लैटिनम, एक्सेट्रा। एक्सेट्रा कोई मेटल नहीं है। तो गोल्ड, प्लैटिनम, इनके साथ रिएक्शन करानी है। उनके साथ रिएक्शन कैसे कराएंगे? तो एक्चुअल में हम HNO3 नहीं बल्कि एक्वा रेजिया की रिएक्शन कराएंगे। तो एक फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, एक्वा रेजिया, शायद आप लोगों ने सुना भी हो। एक्वा रेजिया, एक्वा रेजिया क्या होता है? 1 part of HNO3 and 3 part of HCl, इसको बोलते हैं एक्वा रेजिया। 1 part of HNO3 and 3 part of HCl। तो देखिए नाइट्रिक एसिड तो इसमें भी है ना, तो एक तरीके से नाइट्रिक एसिड की ही केमिकल प्रॉपर्टी बोली जाएगी इन नोबल मेटल के साथ रिएक्ट करने के लिए। तो नोबल मेटल के साथ नॉर्मली HNO3 रिएक्ट नहीं करता, तो कौन रिएक्ट करता है? एक्वा रेजिया। तो अब ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड होने वाली है, तो चलिए उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक्वा रेजिया की ही रिएक्शन लिखिए। HNO3 और 3 part of HCl मिलकर क्या बनाएंगे? नाइट्रोसिल क्लोराइड NOCl, साथ में बनेगा वाटर और साथ में मिलेगा अपने को नेसेंट क्लोरीन। जैसे पहले मिलता था नेसेंट ऑक्सीजन, अब की बार ये एक्वा रेजिया देगा नेसेंट क्लोरीन। चलिए बैलेंस कीजिए। तो NOCl वाटर, तो हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं आपको? 3 और 1 4, तो यहां पर 2 लगा लीजिए। ऑक्सीजन हो गया बैलेंस, हाइड्रोजन बैलेंस, नाइट्रोजन बैलेंस, क्लोरीन बचा यहां 1 तो यहां पर 2। तो ये हो गई कॉमन रिएक्शन, चाहे वो आप गोल्ड के साथ करेंगे या फिर प्लैटिनम के साथ करेंगे। अब ये नेसेंट क्लोरीन गोल्ड या प्लैटिनम के साथ कंबाइन हो जाएगा, तो Au प्लस नेसेंट क्लोरीन और ये मिलके बनाएगा ऑरिक क्लोराइड। गोल्ड के केस में क्या बनेगा? AuCl3 और प्लैटिनम के केस में क्या बनेगा? PtCl4, क्योंकि प्लैटिनम की +4 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है और गोल्ड में +1 या +3, तो AuCl3 बन जाएगा। इसके बाद AuCl3 3 स्टेप की रिएक्शन है, HCl और यूज करना पड़ेगा। यहां तो एक्वा रेजिया में 1 part और 3 part यूज करना पड़ा, बट हमें और भी साथ में HCl लाना पड़ेगा। तो ये आपस में रिएक्ट करके बन जाएंगे HAuCl4, HAuCl4। चलिए अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो पहली वाली रिएक्शन तो बैलेंस है, सेकेंड वाली रिएक्शन में यहां पर 3 लगाना पड़ेगा तभी AuCl3 बैलेंस होगा, और थर्ड वाली रिएक्शन में HAuCl4 सब बैलेंस है। अब नेसेंट नाम का मैंने बोला था कभी भी कुछ नहीं आना चाहिए, तो यहाँ 3 है यहाँ 2 है, तो क्या करूं? यहां पर 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ओके, समझ में आ रहा है आपको? तो ये 6Cl कैंसिल हो जाएगा। AuCl3 भी 2 हो गए, तो यहां पर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। जब आप यहां पर भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो AuCl3 भी कैंसिल हो गया। अभी दिख रहा है? तो अब आप देखिए HNO3 कितना यूज किया आपने? 3HNO3 और HCl कितना यूज किया आपने? तो यहां पर 9HCl और यहां से 2HCl, तो टोटल कितना हो गया? 11HCl यूज किया। तो HNO3 ले लिया और HCl ले लिया और साथ में 2 मोल ऑफ गोल्ड एटम, तो 3 मोल बनेगा NOCl और इस HAuCl4 का नाम है क्लोरोऑरिक एसिड। क्लोरोऑरिक एसिड नोट कर लेंगे। ठीक इसी तरीके से प्लैटिनम के साथ भी होगा। प्लैटिनम वाला आप लोग खुद बना लीजिएगा, पहला स्टेप सेम रहेगा। इसको बोलते हैं क्लोरोप्लैटिनिक एसिड, इसका नाम लिख लेंगे क्लोरोप्लैटिनिक
प्लैटिनिक एसिड, या फिर इसका एक और नाम है हेक्साक्लोरोप्लैटिनेट, हेक्साक्लोरोप्लैटिनेट। ओके, अब बाद में ऐड कर लीजिएगा और इसी तरीके से कैंसिल होना चाहिए, नेसेंट क्लोरीन PgCl4 कैंसिल होना चाहिए। अब तो आप कर लेंगे। तो लास्ट चलते हैं आप ब्राउन रिंग टेस्ट। नाइट्रोजन फैमिली में ब्राउन रिंग टेस्ट आता है, तो नाइट्रोजन फैमिली के नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में ब्राउन रिंग टेस्ट। तो ब्राउन रिंग टेस्ट क्या होता है, हेडिंग डालेंगे ब्राउन रिंग टेस्ट। आप लोगों ने लैब में वो टेस्ट किया होगा जिसमें टेस्ट ट्यूब के बीचों बीच ब्राउन कलर की रिंग बनने लग जाती है, छल्ले बनने लग जाते हैं और जो थोड़ी ही देर में डिसअपीयर हो जाते हैं, तो वही ब्राउन रिंग टेस्ट है। और एक्चुअल में ये टेस्ट किसका है, नाइट्रेट आयन का। इट इज द टेस्ट ऑफ नाइट्रेट आयन। तो हेडिंग डाल देंगे ब्राउन रिंग टेस्ट और लिख लेंगे इट इज द टेस्ट ऑफ नाइट्रेट आयन। तो क्या होता है आखिर ब्राउन रिंग टेस्ट में, तो देखिए एक्चुअल में नाइट्रेट आयन का टेस्ट है और यहां पर नाइट्रेट आयन और फेरस आयन, और ये जो फेरस आयन हम लेंगे ये इसके साथ साथ कंसंट्रेटेड H2SO4 भी लेंगे, तो H2SO4 का H+ आयन में लिख रहा हूं, ये आपस में रिएक्ट करता है। ओके, पहले आप समझ लीजिए फिर नोट कीजिएगा। तो नाइट्रेट आयन का कोई सॉल्ट, जैसे मुझे सोडियम नाइट्रेट दे दिया गया और मुझे नाइट्रेट आयन इसमें है ये कंफर्म करना है, तो मैं ब्राउन रिंग टेस्ट से कंफर्म कर दूंगा। तो नाइट्रेट आयन, फेरस का कोई सॉल्ट लेंगे, फेरस का कोई सॉल्यूशन लेंगे तो उसमें फेरस आयन और H2SO4 कंसंट्रेटेड लेंगे तो H+ आयन, ये आपस में रिएक्ट करेगा। तो नाइट्रेट आयन क्या होगा, रिड्यूस, क्योंकि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और फेरस क्या होगा, ऑक्सीडाइज। तो फेरस ऑक्सीडाइज किसमें होता है, फेरिक में, आपको अच्छे से पता होगा। और नाइट्रेट रिड्यूस किसमें होगा, NO में। नाइट्रेट रिड्यूस होगा NO में और बाकी आप H2O से बैलेंस कर लीजिएगा। ओके, तो पहला स्टेप तो ये हो गया, फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप पे आते हैं। फिर क्या होता है, अब यहां पर जो फेरस आयन है, फेरस, फेरिक नहीं, फेरस, और साथ में नाइट्रेट आयन से कन्वर्ट होकर जो NO बना है, तो NO और साथ में वाटर, ये आपस में रिएक्ट करता है, फेरस, NO और वाटर। ओके, यहां पर 5H2O की जरूरत पड़ने वाली है और ये एक कॉम्प्लेक्स बनाता है FeNO H2O होल 5। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी था, तो FeNO H2O होल 5 और इसके बाहर लग जाएगा 2+ फेरस की वजह से, और इसी की वजह से आता है गिव्स ब्राउन रिंग, यही देता है ब्राउन रिंग। ओके, और यहां पर मैंने आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बताया भी था, आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर क्या आएगा, +1। तो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 आएगा क्योंकि वाटर एक न्यूट्रल लाइगेंड है और NO का चार्ज आपको +1 लेना है, तो NO का चार्ज यहां पर लाइगेंड है, +1 लेना है, तो यही एक ऐसा कंपाउंड है जहां पर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 आता है। तो ये था ब्राउन रिंग टेस्ट। अब आप लिख लेंगे इट इज द टेस्ट ऑफ नाइट्रेट आयन, जल्दी से लिखेंगे, इट इज द टेस्ट ऑफ नाइट्रेट आयन in which nitrate ion reacts with ferrous ion, in which nitrate ion reacts with ferrous ion या ferrous ion solution in presence of concentrate H2SO4, in presence of concentrate H2SO4, then क्या होता है, nitrate ion get reduces into nitric oxide while ferrous will oxidize into ferric ion. Ferrous will oxidize into ferric ion. Now ferrous ion, nitric oxide and water will form a complex which give brown ring, which is formed in the middle of the test tube, which is formed in the middle of the test tube. Okay, नोट कर लेंगे। और नाइट्रिक एसिड के यूजेस आपको एनसीईआरटी से देख के लिखने हैं, तो ये कंप्लीट हुआ अपना नाइट्रिक एसिड। अब हम फास्फोरस की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, तो यहां तक नोट कर लीजिए। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और नेक्स्ट टॉपिक है अपना फास्फोरस। तो नाइट्रोजन के कंपाउंड्स तो हम पढ़ चुके, अब अपने को फास्फोरस की तरफ देखना है। तो फास्फोरस में सबसे पहला हेडिंग आता है
डिस्टिंग्विश बिटवीन व्हाइट फास्फोरस एंड रेड फास्फोरस। फास्फोरस के ये एलोट्रॉप्स हैं, व्हाइट फास्फोरस जिसको P4 कहते हैं और रेड फास्फोरस। तो रेड फास्फोरस का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाइट का ही लीनियर पॉलीमर कहलाता है रेड फास्फोरस। तो इसी तरीके से दो कॉलम बना लेंगे जैसे मैंने बनाया है, एक तरफ व्हाइट फास्फोरस और एक तरफ रेड फास्फोरस। ओके, तो फास्फोरस में आते हैं हम लोग आगे। तो व्हाइट फास्फोरस और रेड फास्फोरस, चलिए देखिए। तो व्हाइट फास्फोरस कैसा होता है, तो व्हाइट फास्फोरस टेट्राहेड्रल होता है, P4 और टेट्राहेड्रल। ओके, और रेड फास्फोरस कैसा होता है, इट इज द लीनियर पॉलीमर ऑफ व्हाइट। व्हाइट और येलो एक ही चीज है, सनलाइट में आकर थोड़ा सा व्हाइटनेस उसकी चली जाती है तो येलो में आ जाता है। तो व्हाइट फास्फोरस का लीनियर पॉलीमर ही क्या कहलाता है, रेड फास्फोरस। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर मैंने यहां पर बना रखा है, यहां आप देख सकते हैं काइट शेप में, जो आपको पहले भी बताया था। और ये लीनियर पॉलीमर है, तो अगर आप यहां वाला बॉन्ड हटा देंगे और इसी तरह से इसी चेन को अगर जोड़ते चले जाएंगे तो ऐसा बन जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम रेड फास्फोरस, दिस इज द लीनियर पॉलीमर। ओके, तो सबसे ज्यादा केमिकल रिएक्शन आप व्हाइट फास्फोरस की देखते हो या रेड फास्फोरस की देखते हो, तो आप तो फास्फोरस देखते हो, और जो फास्फोरस आप केमिकल रिएक्शन में देखते हो वो व्हाइट होता है। तो इसका मतलब व्हाइट फास्फोरस क्या है, मोर रिएक्टिव। और अगर मोर रिएक्टिव है तो स्टेबल कैसा होगा, लेस। तो अगला पॉइंट है लेस स्टेबल मोर रिएक्टिव, जबकि रेड फास्फोरस देखा जाए तो उसका जस्ट ऑपोजिट, मोर स्टेबल लेस रिएक्टिव। तो आप ऐसे याद रखेंगे, सबसे ज्यादा रिएक्शनें अपने को व्हाइट फास्फोरस की देखने को मिलती है, तो मोर रिएक्टिव तो लेस स्टेबल, और इसका उल्टा दूसरा वाला। ठीक है, चलिए अगले पे आते हैं, ट्रांसल्यूसेंट व्हाइट वैक्सी सॉलिड। तो ये व्हाइट कलर का होता है और वैक्सी सॉलिड होता है, जबकि रेड फास्फोरस कैसा होता है, रेड सॉलिड, यही हुआ है रेड फास्फोरस तो रेड सॉलिड होगा, और ये आयरन ग्रे लस्टर शो करता है। ओके, जैसे आयरन में ग्रे लस्टर आता है वैसा लस्टर शो करता है। अगले पे आते हैं गार्लिक ऑर्डर। गार्लिक ऑर्डर, गार्लिक जैसा ऑर्डर रहता है इसका, और जबकि रेड फास्फोरस कैसा होता है, ऑर्डरलेस। ओके, व्हाइट फास्फोरस पे नेक्स्ट पॉइंट है पॉइजनस होता है। व्हाइट फास्फोरस कैसा होता है, पॉइजनस, और रेड फास्फोरस कैसा होता है, नॉन पॉइजनस। अब जो भी पर्सन व्हाइट फास्फोरस के प्लांट में वर्किंग करता है उसको एक डिजीज हो जाती है, उस डिजीज का नाम है फॉसी जॉ। फॉसी जॉ का मतलब है डिके ऑफ जॉ बोन, जो हमारी जॉ बोन होती है उसका डिके होना। तो नोट कर लेंगे, पर्सन working in the plant of phosphorus, white phosphorus, person working in the plant of white phosphorus suffered from a disease called Fawcey jaw, और इसका मतलब भी आप लिख लेंगे decay of jaw bone। Fawcey jaw का मतलब लिखेंगे decay of jaw bone। ओके, नेक्स्ट आते हैं insoluble in water but soluble in CH2। तो व्हाइट फास्फोरस पानी में नहीं घुलता लेकिन कार्बन डाइसल्फाइड में घुल जाता है, जबकि रेड फास्फोरस ना पानी में घुलेगा ना कार्बन डाइसल्फाइड में घुलेगा। और स्ट्रक्चर तो मैंने आपको बता ही दिए, एक प्रॉपर्टी है और बचती है कैमिलुमिनेसेंस, मतलब कि केमिकल इल्यूमिनेंस। तो व्हाइट फास्फोरस ग्लो करता है डार्क में। व्हाइट फास्फोरस कैसा होता है, डार्क में ग्लो करता है, और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं केमिकल इल्यूमिनेंस, जबकि रेड फास्फोरस डज नॉट ग्लो इन डार्क। व्हाइट फास्फोरस का अगर मैं बताऊं आपको तो व्हाइट फास्फोरस ग्लो इन डार्क, तो फास्फोरस वर्ड से ही आपको समझ में आ जाएगा। तो एक्चुअल में हम लोग जरा अगर फास्फोरस वर्ड का संधि विच्छेद करें तो फास्फोरस वर्ड का अगर हम संधि विच्छेद करें तो दो पार्ट में इसको तोड़ें, फॉस इंग्लिश में भी होता है संधि विच्छेद, और फोरस, तो फॉस और फोरस। ओके, तो ये इंग्लिश में संधि विच्छेद ऐसे होता है। तो फॉस और फोरस, फॉस का मतलब होता है लाइट, फॉस का मतलब होता है लाइट, और फोरस का मतलब होता है आई कैरी। एक्चुअल में जिस साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी की थी फास्फोरस की, उसने जब इसकी डिस्कवरी की तो उसने बोला हे आई कैरी लाइट, इसी से बनाया है फास्फोरस। तो फॉस का मतलब लाइट और फोरस का मतलब आई कैरी, और ये व्हाइट फास्फोरस ही था जो कि डार्क में क्या करता है, ग्लो करता है। ओके, तो नेक्स्ट आते हैं कंपाउंड ऑफ फास्फोरस में, और कंपाउंड ऑफ फास्फोरस में अपना मोस्ट
मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड है फॉस्फीन। तो फॉस्फीन गैस के बारे में अपने को पढ़ना है, तो अगली हेडिंग डाल देंगे फॉस्फीन pH3। चलिए सबसे पहला वैसे ही पढ़ना है, तो सबसे पहला इंट्रो, फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज और फिर आपका काम यूजेस एनसीईआरटी से देख के लिखना। तो हेडिंग डाल देंगे इंट्रोडक्शन। फिजिकल स्टेट फॉस्फीन कैसी होती है? गैस, कलरलेस, पानी में घुलेगी या नहीं घुलेगी, स्प्रैंगली सॉल्यूबल इन वाटर, लिख लेंगे सॉल्युबिलिटी में स्प्रैंगली सॉल्यूबल इन वाटर। ऑर्डर कैसा होता है? सड़ी हुई मछली की बदबू आती है, यानी कि रॉटन फिश लाइक स्मेल आती है फॉस्फीन से। स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो स्ट्रक्चर कैसा होता है? फास्फोरस 3 हाइड्रोजन और इनके बीच का बॉन्ड एंगल 94 डिग्री। और अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था हाइड्राइड्स में पढ़ते वक्त ना अमोनिया, फॉस्फीन और फॉस्फीन कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो यहां आप नोट करके लिख लेंगे pH3 does not participate pH3 does not participate in hybridization ओके। और ये 94 डिग्री होता है, तो इसका कोई शेप वेट नहीं है, आपको सिर्फ इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनाना है। और ये रहा उसका लोन पेयर, वो तो नाइट्रोजन फैमिली के हर एलिमेंट के पास एक लोन पेयर होगा 3 बॉन्ड बनाने के पास। तो ये लोन पेयर, और लोन पेयर भी मैंने आपको बताया था प्रेजेंट कहां होता है? प्रेजेंट इन प्योर ऑर्बिटल, इट इज नॉट अ हाइब्रिड ऑर्बिटल। जब हाइब्रिडाइजेशन किया ही नहीं तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कहां से आएगा? तो ये कैसा है? प्योर ऑर्बिटल। नीचे ये फिगर गंदा ना हो जाए इसलिए मैंने दूसरा डंबल बनाया नहीं, दूसरा लोब बनाया नहीं। तो इस एक डंबल, सिंगल डंबल में एक ही लोब बनाया है, दूसरा लोब नहीं बनाया है। ओके, तो ये आप लिख लेंगे इन प्योर ऑर्बिटल। ओके, तो ये NH3 और PH3 में यही तो डिफरेंस मैंने आपको बताया था कि ये प्योर ऑर्बिटल में है इसलिए ये लेस बेसिक है, और अमोनिया में जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में है इसलिए वो मोर बेसिक है। यहां तक नोट कर लेंगे। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फॉस्फीन। चलिए देखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फॉस्फीन MOP। सबसे पहला लैब मेथड। लैब में फॉस्फीन कैसे बनाई जाती है? अगर मैं व्हाइट फास्फोरस NaOH और वाटर को आपस में रिएक्ट करा दूं, व्हाइट फास्फोरस के साथ NaOH और वाटर ले लूं, और साथ में मुझे यहाँ पर CO2 गैस भी लेनी पड़ेगी या फिर ऑयल गैस की भी प्रेजेंस लेनी पड़ेगी थिसिल फनल के थ्रू। इससे मुझे फॉस्फीन गैस मिलती दिखाई देगी, और जो फॉस्फीन गैस मिलेगी वो वॉर्टेक्स रिंग ऑफ स्मोक यानी कि धुएं के छल्ले के फॉर्म में बनती हुई दिखाई देगी, तो उसके साथ मिलेगी। और साथ में बाय प्रोडक्ट आप देख सकते हैं NaH2PO2 यानी सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। तो इसको लिख लेंगे PH3 is obtained by heating, P4 with concentrate NaOH solution, यानी ये NaOH को लिख लेंगे concentrate in an inert atmosphere। एटमॉस्फेयर कैसा चाहिए? इनर्ट, या तो वो CO2 गैस की वजह से मिल जाए या फिर वो ऑयल गैस की मदद से मिल जाए। इससे मुझे वॉर्टेक्स रिंग ऑफ स्मोक, धुएं के छल्ले बनेंगे और उससे उसमें आएगा हमें PH3 मिलता दिखाई देगा। अब ये PH3 जो मिलेगा ये इम्प्योर होता है क्योंकि PH3 के साथ साथ P4 और P2H4 के वेपर्स बनते हैं, और यही कॉज है वॉर्टेक्स रिंग बनने का। जो धुएं के छल्ले बनते हैं वो किसकी वजह से बनते हैं? P2H4 और P4 वेपर्स की वजह से। ओके, तो फर्स्ट तो लैब मेथड नोट कर लेंगे। सेकंड मेथड पे आते हैं बाय मेटल फॉस्फाइड। अगर मेटल फॉस्फाइड की हाइड्रोलिसिस करा दी जाए तो हमें फॉस्फीन मिल जाएगा। देखिए कैसे, सोडियम फॉस्फाइड की हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो NaOH और PH3, कैल्शियम फॉस्फाइड की हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा और साथ में PH3 मिल जाएगा। और अगर हम एल्यूमिनियम फॉस्फाइड की हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो वहां से Al2O3 नहीं बन पाएगा, तो यहां मुझे H2SO4 डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन लेनी पड़ेगी। तो ऐसा अगर लेंगे तो एल्यूमिनियम सल्फेट बन जाएगा और साथ में PH3 बन जाएगा। तो एल्यूमिनियम फॉस्फाइड में याद रखिएगा वाटर से रिएक्शन नहीं बल्कि डाइल्यूट H2SO4 लेना पड़ेगा, एसिडिक मीडियम चाहिए थोड़ा सा। बाकी सोडियम और कैल्शियम जो एक्टिव मेटल्स हैं इनमें सीधा सीधा रिएक्ट हो जाएगा वाटर के साथ, और वाटर के साथ रिएक्ट करके फॉस्फीन गैस दे देगा। चलते हैं नेक्स्ट
थर्ड नंबर पे बायफॉस्फोनियम आयोडाइड, PH4I को बोलते हैं फॉस्फोनियम आयोडाइड, और इसकी रिएक्शन अगर आप NaOH से करेंगे, NaOH से और PH4I से करेंगे तो NaI बनता दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये NaI बन जाएगा, वाटर बन जाएगा और PH3 गैस मिल जाएगी मुझे। नेक्स्ट आते हैं फास्फोरस एसिड। फास्फोरस एसिड और फास्फोरिक एसिड दो अलग अलग हैं। यहां पर फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आता है तो ये फास्फोरस है, और यहां पर फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 आता है तो फास्फोरिक है। अब आप देख सकते हैं मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट से समझाना क्यों चालू किया, क्योंकि ये फास्फोरस एसिड यहां पर एक बार ऑक्सीडाइज हो रहा है और वही एक बार डिकम्पोज हो रहा है। तो किसी केमिकल रिएक्शन में अगर कोई पर्टिकुलर एटम ऑक्सीडाइज भी हो और एक साथ रिड्यूस भी हो, यहां पर कितना आ जाएगा -3, तो उसको बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। लिख लेंगे, ये रेडॉक्स में क्लास 11th में पढ़ाया था। ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। +3 से -3 अगर मैं देखूं तो यहां मुझे रिडक्शन मिल रहा है, जबकि अगर मैं +3 से +5 की तरफ देखूं तो यहां मुझे ऑक्सीडेशन मिल रहा है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहा है तो रेडॉक्स तो बोलते ही हैं, लेकिन अगर ये काम एक ही एलिमेंट कर रहा है तो इसको डिस्प्रपोर्शनेशन बोलते हैं। तो ये थे हमारे टोटल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फॉस्फीन। अब आते हैं नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फॉस्फीन पे। अगर फॉस्फीन को मैं हीट कर दूं तो P4 और H2 में टूट जाएगा, यानी डिकम्पोजिशन कर रहे हैं PH3 का तो P4 और H2 मिल जाएगा। कंबशन के लिए O2 की जरूरत है। अगर मैं फॉस्फीन की रिएक्शन O2 के साथ कर दूंगा तो मुझे P2O5 मिल जाएगा। अब आप P2O5 कह लो या उसका डाइमर P4O10 बोल दो, साथ में वाटर। ओके, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, PCl3, और अगर आप एक्सेस में लेंगे तो PCl5, ये भी बन जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं 4th नंबर पे, कॉपर या सिल्वर के सॉल्ट के साथ अगर हम रिएक्शन करते हैं तो क्या होगा, तो फिर वहां पर फॉस्फाइड बन जाएंगे। तो देखिए, फॉस्फीन की रिएक्शन कॉपर सल्फेट के साथ करेंगे तो क्या बनेगा, क्यूप्रिक फॉस्फाइड। ये ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट होता है और इसका नाम है क्यूप्रिक। कॉपर पे +2 आएगा तो क्यूप्रिक, कॉपर पे +1 आएगा तो क्यूप्रस। तो ये क्यूप्रिक फॉस्फाइड और साथ में H2SO4। इसी तरीके से अगर फॉस्फीन की रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ करा देंगे तो सिल्वर का प्रेसिपिटेट, ब्लैक प्रेसिपिटेट मिलेगा, साथ में H3PO3 और HNO3। तो आपको याद रखना T जाएगा H3PO3 में, N जाएगा HNO3 में, सिल्वर नाइट्रेट में, और Ag का प्रेसिपिटेट बन जाएगा। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोट है, वो आपको लिख लेना है। PH3 जैसा कि हम जानते हैं अमोनिया से बहुत ही वीक बेस होता है, वीकर बेस, एंड इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज न्यूट्रल टुवर्ड्स लिटमस। तो मे इम्पॉसिबल कभी आपको मिल जाए कुछ लाइन या कोई ऑप्शन मिल जाए करेक्ट और इनकरेक्ट पहचानने के लिए, तो उसी के लिए मैंने ये लिख दिया है, इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज न्यूट्रल टुवर्ड्स लिटमस। तो आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं HI और HBr के साथ अगर हम PH3 की रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा। HI और HBr के साथ अगर हम PH3 की रिएक्शन करेंगे तो देखिए वही बन गया फॉस्फोनियम आयोडाइड, और वही फॉस्फोनियम आयोडाइड की रिएक्शन NaOH या KOH से कराते हैं तो फॉस्फीन मिलता है, NaI और KI मिलता है। तो फॉस्फीन प्लस HI मिलकर क्या बनाते हैं, PH4I। इसी तरीके से फॉस्फीन और HBr मिलकर PH4Br, यानी फॉस्फोनियम आयोडाइड, फॉस्फोनियम ब्रोमाइड। नाम लिख लेंगे दोनों के, फॉस्फोनियम आयोडाइड और फॉस्फोनियम ब्रोमाइड। यूजेस आपको एनसीईआरटी से देख के लिखने हैं, और यूजेस जब आप लिख के लिखेंगे तो उसमें लिखा होगा फॉस्फीन के यूजेस में इट इज यूज्ड एज अ होम सिग्नल, और आपको होम सिग्नल नहीं समझ में आएगा तो वो मैं यहीं पे आपको समझा देता हूं। होम सिग्नल क्या होता है, तो केमिस्ट्री में जर्मनी ने बहुत सारा रिसर्च वर्क किया है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम की बात है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जब पानी के रास्ते जहाज, पानी वाले जहाज से लड़ाइयां हो रही थी, तो अब वहां पर क्या था कि वहां पर जर्मनी ने एक नया तरीका निकाला था अपने जितने भी सोल्जर्स हैं उनको अलर्ट करने का। तो वो तरीका क्या था, वो तरीका था होम सिग्नल। अब ये होम सिग्नल होता क्या है, तो इन्होंने क्या किया, टीन के डब्बों में, टीन के जो डब्बे होते हैं, टीन के डब्बों में कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम फॉस्फाइड नाम का पाउडर मिक्स करके भर लेते थे और उस टीन के डब्बे में होल कर देते थे, और ये डब्बे वो जहाजों पे रखते थे। मैंने फिर से बोल देता हूं एक बार, कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम फॉस्फाइड इसके पाउडर को मिक्स कर लेते थे और इसके पाउडर को मिक्स करके टीन के डब्बों में रखते थे और उनमें होल किए रहते थे। और फिर क्या करते थे, जैसे ही कुछ खतरा महसूस होता था इन्हें, तो अलर्ट जारी करने के लिए क्या करते थे, वो टीन के डब्बों को पानी में डाल देते थे। और वो जब पानी में डाल देते थे तो क्या होगा, चलिए देखते हैं।
तो कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम फॉस्फाइड की वाटर के साथ रिएक्शन करा दे, तो वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा CaOH होल ट्वाइस और साथ में बनेगा PH3, और यही काम अगर मैं कार्बाइड से करूंगा तो बन जाएगा CaOH होल ट्वाइस, ओके, और साथ में बनेगा एसिटिलीन C2H2। अब जैसे ही आपको पानी में डालेंगे तो फॉस्फीन गैस भी मिलेगी और एसिटिलीन गैस भी मिलेगी। अब फॉस्फीन तो आपको लाइट देता है ना, और एसिटिलीन आपको हीट देगा, फायर आएगा, और यहां पर फॉस्फीन से आपको लाइट मिलेगा, वोर्टेक्स रिंग ऑफ स्मोक, तो तुरंत वहां पानी में आग सी लग जाएगी इसकी वजह से। इसी को बोलते हैं होम सिग्नल। तो आज के लिए इतना ही, आज का ये लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। ओके, थैंक यू।